अरे मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता वो लाश कैसे वहां पर आई थी। अगर आपको पता चल ही गया है तो जाकर कातिल को ढूंढे। मुझे क्यों बार बार बुला रहे हैं आप? आपको कत्ल के बारे में पता करना चाहिए। मुझ जैसे इंसान को तंग करने का क्या फायदा है आप लोगों को? देखिए रेशम भाई, बात कुछ ये है कि जिस लड़की की लाश मिली है इसका नाम राबिया था। और राबिया नाम की लड़की आपके आगे काम करती थी, वो भी पिछले 13 सालों से। वो लड़की आपके कहने के मुताबिक काम छोड़कर जैसे ही जाती है इसका कत्ल हो जाता है, और फिर लाश कहीं और नहीं बल्कि शाविशा के घर के बाहर मिलती है। हाँ तो फिर आप शाविशा से जाकर पूछे ना कि लाश इसके घर के बाहर क्या कर रही थी। आप लोग मुझे क्यों बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते? आप लोग बार बार मुझे क्यों पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं? मुझे बार बार पूछताछ कर रहे हैं। यही सारी बातें आपको शाविशा से पूछनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप जैसी तवाइफ को छोड़कर हम बड़े बड़े लोगों के पीछे लग जाएंगे। उन्होंने ऐसा किया होगा। अंदर आते इंस्पेक्टर ने इसकी बात काटते हुए कहा तो तवाइफ का लफ्ज सुनकर वो बिलबिला उठी थी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है अपनी औकात में रहो। अब भी कह रही हूँ, तुम्हारे साथ मसला कुछ ज्यादा ही है। ये ना हो कि वर्दी ना रहे अकड़ दिखाने के लिए। अरे रेशम भाई, एक तो आप जरा जरा सी बात पर बुरा मान जाती हैं। खैर आपके लिए बुरा मानने से फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि हम यहाँ अपना काम करते हैं और हमारा काम हमें यही कहता है कि मुजरिमों को तब तक न छोड़ो जब तक गुनाह इनसे कबूल ना करवा लो। और मुजरिम कौन है तुम्हारी नजर में? मैं धंधा करती हूँ साहब, कत्ल नहीं करती। इसने अपने लहजे को दुरुस्त करते हुए समझाने की कोशिश की थी। तुम और भी बहुत कुछ करती हो रेशम भाई, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरे पास सबूत नहीं है तुम्हारे काले कारनामों का। जिस दिन मेरे पास सबूत आ गया ना, इस दिन तख्त पर बैठकर पान छुपाने के बजाय जेल में चक्की पीसोगे तुम। अब जा सकती हो तुम यहाँ से, लेकिन खुद को आजाद हरगिज मत समझना। हमारी नजर तुम पर ही है, इसीलिए अपने काले कामों को कुछ वक्त के लिए बंद कर दो, वरना पछतावे तुम्हारे मुकद्दर में होंगे। वो उसे जाने का रास्ता देते हुए बोला था, जबकि रेशम भाई को इस लड़की का एटीट्यूड समझ नहीं आ रहा था। वो क्यों इसके पीछे लग गया था। मुझे नहीं पता आप क्या बातें कर रहे हैं। मुझे यहाँ से जाने दीजिए और सुकून से मेरा काम करने दें। मेरे पास अपने काम का लीगल लाइसेंस है। इसने डरने की भरपूर कोशिश की थी। पुलिस वालों के साथ वो मुकम्मल कोऑपरेट कर रही थी। वो इस बात की इन्हें पूरी तसल्ली करवा रही थी। जी बिल्कुल, अब हम आपके काम पर पूरी नजर रखेंगे, पूरी तरह से चेक करेंगे क्या क्या लीगल है और क्या क्या अनलीगल। फिक्र ना करें, हमारी नजर आप पर है। इंस्पेक्टर ने फिर से अपने पुराने अंदाज में जवाब दिया तो वो इसे घूर कर रह गई थी। फिर बड़ी आजिज़ी से मुस्कुराई। जी जरूर, आप लोग कर लीजिए अपनी तसल्ली, मुझे एतराज नहीं। मैं चलती हूँ। और राबिया के बारे में आपको बता देती हूँ कि वो मेरे पास से काम छोड़कर 10 दिन पहले ही जा चुकी थी। पता नहीं बेचारी को किसने कत्ल कर दिया। हाय 13 साल से मेरे साथ ही थी, मेरे लिए तो मेरी बेटी जैसी थी। मैं खुद भी बड़ी दुखी हूँ इसके लिए। अल्लाह पाक इसके गुनाह बख्शे और इसे अच्छी जगह पर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वो कहकर थाने से निकली थी, जबकि बाहर निकलते अपने माथे से पसीना साफ करते गाड़ी के अंदर दाखिल होती वो परेशानी से पागल होने को थी। ये क्या हो गया था इसके हाथों? रूबी को कत्ल करके इसने शाविशा की हवेली के बाहर फेंका ही क्यों था? वो तो शाविशा को अपनी पावर दिखाना चाहती थी, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि शाविशा इसे इतने बड़े मसले में फंसा देगा। वो तो इसे कत्ल के केस में अंदर करवा रहा था। अब तक वो शाविशा से मिली भी नहीं थी और शाविशा इसे अपने इशारों पर नचा रहा था। अब तो शाविशा से मिलना ही होगा, हर कीमत पर मिलना होगा। हाय मेरे बच्चे, बहुत जुल्म हुआ है तेरे ऊपर। यतीमी कैसे सहेगा तू? अभी तो तेरी माँ बाप की शादी को 2 साल मुकम्मल हुए थे। हाय मेरा बच्चा रुल गया। वो औरत भागकर इसके पास आती इसे मूसा को छीनकर अपने साथ लगा चुकी थी, जबकि इसके अंदाज की वजह से मूसा ने अचानक से बहुत बुरे तरीके से रोना शुरू कर दिया था। कि आप क्या कर रही हैं? वो बच्चा है, इसके जहन पर बुरा असर पड़ेगा। वो परेशानी से कहने लगी थी, जबकि अरताश ने इसे कुछ भी कहने से मना कर दिया था। जबकि वो औरत एक नजर परविश को गुस्से से देखती बचा उठाकर वहां से जा चुकी थी। कैसे जाहिल लोग हैं यहाँ। मूसा इनके बीच में रहेगा। इनको देखें वो किस तरह से मूसा को झंझोड़ रही हैं। छोड़ दो इन्हें, करने दो जो करती हैं। हम बस थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे, फिर वापस चलेंगे। वो इसे समझाते हुए खुद मर्दों की तरफ चला गया था, जबकि वो औरतों की तरफ आई थी जहाँ वो मूसा को लेकर गई थी। हाय मेरा बच्चा, मेरा मूसा कैसे रहेगा माँ बाप के बगैर? इतनी सी उम्र है, शुक्र है ताया ताई जिंदा है। बेटा तू फिक्र मत कर, मैं तुझे माँ बनकर पालूंगी। तू आज से मेरी औलाद है। वो मूसा को जबरदस्ती अपने साथ लगाए हुए थी, जबकि मूसा बार बार परी की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। ये लड़की कौन है? यही मदिया की कोई रिश्तेदार तो नहीं? बच्चे का बड़ा रुझान है इस तरफ, एक औरत ने पूछा था। जी नहीं, मदिया के रिश्तेदार तो नहीं है। हाँ, सदाम के किसी दोस्त की बीवी है। मूसा काफी अटैच लग रहा है इसके साथ, वो औरत फिर से बोली थी। मूसा भी बच्चा है, सबके साथ जल्दी अटैच हो जाता है। इस औरत ने एक नजर परिविश को नफरत से देखा था। न जाने इस औरत को क्या मसला था। शायद मूसा इसके पास आने की जिद कर रहा था, इसीलिए वो इनसिक्योर हो रही थी। तुम्हारे पास तो बस रोए ही जा रहा है। वो औरत दोबारा से कहने लगी। इसके माँ बाप फोत हो गए हैं, जनाजे पड़े हैं घर में, और तुम कहती हो कि वो मेरे साथ रो रहा है। अब खुशी से नाचने से तो रहा। वो औरत गुस्से से कहती मूसा को उठाकर अंदर ले गई थी, जबकि मूसा के ओझल होने पर परी को भी
परी को भी अजीब सी उलझन होने लगी थी। इसके रोने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। जब बाहर फायरिंग वगैरह शुरू कर दी गई, शायद फौजी वगैरह सलामी पेश कर रहे थे। अब इसे समझ में आया था कि अखरास ने आशी को अपने साथ लाने से मना क्यों किया था। बाहर शायद तो इसने कह दिया था कि आशी प्रेग्नेंट है। इसका इस तरह से मैयत पर जाना ठीक नहीं। आशी ने ज़्यादा जिद नहीं की थी क्योंकि वो दुखी नहीं होना चाहती थी। पहले ही मूसा को देख देकर इसने रो रो कर अपना हश्र खराब कर दिया था। इतना छोटा सा बच्चा यतीम हो गया था। वो भी तो छोटी सी उम्र में अपने वालिदैन को खो चुकी थी। वो दुख वो भूल नहीं सकती थी। चलो घर चलते हैं। थोड़ी देर के बाद अरताश ने इसे बाहर आने का इशारा करते हुए कहा था। वो मूसा बहुत ज़्यादा रो रहा है अरताश। वो चुप नहीं हो रहा। वो बार बार मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था। हम इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। वो परेशानी से इसे पूछ रही थी। परिवेश, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मूसा की एक फैमिली है। इसके वालिदैन के बाद इसे संभालने वाले लोग हैं। हम इसे अपने पास नहीं रख सकते हैं। हमारे पास कोई वजह ही नहीं है इस चीज़ की। और अब तुम दोबारा इस टॉपिक पर बात नहीं करोगी। तुम्हें इसके साथ इतना अटैच नहीं होना चाहिए। चलो हम घर चलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं बस एक दफ़ा इसे देख कर आती हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगी। अब हम सीधा घर जाएंगे। वो इसे टोकता हुआ इसका हाथ था। मैं इसे अपने साथ लेकर जाने लगा था। मूसा के रोने की आवाज़ जैसे परिविश के पैरों में परिविश के पैरों में बेड़ियां डाल रही थी। लेकिन अरताश ना माना। किसकी इजाज़त से तुम मेरी बेटी को इस कमरे में लेकर आई हो? रिदा गुस्से से कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। जीनत सुबह से ही जाग रही थी। आज तो वो बिल्कुल सोई ही नहीं थी। अपने आस पर नन्हे से वजूद को महसूस करते इसे नींद नहीं आई थी। ये सोचकर कि कहीं अद्दू रोने न लग जाए। रिदा रात को वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। आवाज़ मेरे कमरे तक आ रही थी। तुम भी गहरी नींद में थी। ऐसे में जब तुम इसकी रोने की आवाज़ पर नहीं जागी तो फिर मैंने सोचा तुम होती कौन हो सोचने वाली मेरी बेटी के बारे में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को उठाकर यहाँ लाने की? तुम होती कौन हो इसकी जो तुम इसका ख्याल रखोगी? ये हंसी या दिन रात रोए, सारी सारी रात रोए। तुम कौन होती हो इसे उठाकर यहाँ लाने वाली? वो गुस्से से पागल हो रही थी। एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लो रिदा, तुम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? मैं इस खानदान की बेटी ओवर रिएक्ट कर रही हूँ और तू एक नाचने वाली वाइफ मुझे बोलना सिखाएगी? वो इसकी बात काटते हुए दहाड़ी थी। आराम से बात करो रिदा। अदू अभी सोई है, वो जाग जाएगी। इसकी बात पर एक लम्हे के लिए दिल में एक चुभन सी हुई थी, लेकिन वो अपनी हकीकत से भाग तो नहीं सकती थी ना। इसकी तल हकीकत यही थी कि वो एक कोठे पर नाचने वाली तवाइफ थी और सामने खड़ी इसकी सौतन एक ऊंचे खानदान से तलक रखने वाली इज्जतदार लड़की। ओ हेलो बीबी, मेरी बेटी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इसकी नींद की परवाह करने के लिए इसके माँ बाप यहाँ पर मौजूद हैं। वारद तुम्हें इस घर में बीवी बनाकर लाए हैं। इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरी बेटी की माँ भी बन जाओ। वो गुस्से से बोली थी और आज वारद अपने कमरे में नहीं था। इससे बढ़कर और कोई मौका नहीं मिलना था इसे। वो सुबह सुबह कमरे से निकल जाता था। आज इसका इरादा इसकी औकात याद दिलाने का था। रात को किसी पर इसकी आंख खुल गई थी। वो तभी जान चुकी थी कि आदिया इसके रूम में नहीं है बल्कि वारद के रूम में है, और इस बात से सुकून मिला था क्योंकि वो सारी रात आदिया को बड़ी मुश्किल से संभालती थी। अच्छा ही था वही संभाले इसे। वो तो सो गई थी और अब भरपूर नींद लेने के बाद वो बाहर आई तो बसम को बाहर जाते देखा था और अंदाजा लगा चुकी थी कि वारद भी जा चुका है। इसीलिए वो सीधी इसके कमरे में दाखिल होती इसके सर पर सवार हुई थी। देखो रिदा, तुम आराम से मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं आदिया खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से मेरी बेटी का नाम भी लिया जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। औकात क्या है तुम्हारी कि तुम मेरी बेटी का नाम लो? एक नाचने वाली कोठे की। सीनियर, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरी बेटी का जिक्र भी अपने मुंह से करो? तुमने हाथ कैसे लगाया मेरी बेटी को? मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। चटाक वो गुस्से से इसके पास आती इसे बालों से पकड़कर झंझोड़ रही थी जब अचानक ही किसी ने इसे अपनी तरफ खींचते एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा था और थप्पड़ की गूंज यकीनन बाहर तक गई थी। वो अगले ही लम्हे जमीन बोस होती अपने सामने जमीन आसमान को चकराते हुए महसूस कर रही थी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? वो गुस्से से दहाड़ता इसकी तरफ आता इसे बालों से झंझोड़ता अगले ही लम्हे अपने बराबर खड़ा कर चुका था। रीता तो हैरत से अपने सामने गुस्से से बेकाबू होते वारद को देख रही थी। वो यहाँ क्या कर रहा था? वो तो यहाँ पर था ही नहीं। वो तो बाहर निकल गया था और फिर वापस कब आया? वो अपनी हालत पर काबू पाते हुए इसकी शर्टलेस जिस्म को देखने लगी। वो अभी अभी नहा कर निकला था, मतलब वो बाहर गया ही नहीं था। इसकी सारी बातें इसने सुनी थी। न जाने वो कब से यहाँ से सुन रहा था। वो जो अपने लहजे में जिन्नत के लिए बड़ी मोहब्बत से मौका इसके सामने एक्ट करती थी, सब कुछ इसके सामने आ गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की? तुम्हारी औकात क्या है? सिर्फ इतनी कि तुम बादशाह की बीवी होने के नाते इस घर में रह रही हो, और अगर मैं तुमसे तुम्हारी औकात ही छीन लूँ तो क्या रह जाएगा तुम्हारे पास? तुम्हें बहुत गुमान है अपने बड़े खानदान की बहू होने का, तो अगर मैं तुम्हारे मुंह पर 3 लफ्ज़ मारकर तुमसे इस खानदान की बहू होने का हक छीन लूं तो तुम्हारी क्या औकात रह जाएगी? वो इसे बालों से झंझोड़ते हुए अपने करीब करता बिना लिहाज रखे एक और थप्पड़ के मुंह पर मार चुका था। मेरी मोहब्बत, मेरी पाक मोहब्बत के लिए तुमने ऐसे घटिया अल्फाज का इस्तेमाल किया। जाओ, छीनता हूँ मैं तुमसे ये हक। आज अभी से तुम मेरी बीवी नहीं हो। मैं तुम्हें तलाक नहीं, खुदा के लिए वारद नहीं। मेरे बच्चे, ऐसा मत करना। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ। वारद, इसे तलाक मत देना। वो दुनिया में बेआसरा बेसहारा है। इसका कोई नहीं है। पता नहीं अम्मी कब कमरे में दाखिल हुई थी, लेकिन इसके लफ्ज़ों को इसके मुंह में ही रुकने के लिए वो इसके लबों पर हाथ रख गई थी। दफा करे इसे मेरी नजरों के सामने से हटाएं, वरना मैं इसे जान से मार डालूंगा। शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए मुझे इसकी। और खबरदार, जो ये मेरी बेटी के आसपास भी आई, लेकर जाइए इसे यहाँ से, वरना मैं जान से मार दूंगा इसे। वो गुस्से से पीछे धकेलता वापस जिन्नत के पास आया था। रिदा के बाल खींचने की वजह से इसके सारे बाल बिखर गए थे। दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ था। इसका दुपट्टा जमीन से उठाकर वापस इसके सर पर डालता इसे अपने साथ लगा चुका था।
काका सारी रात नहीं सोई थी, इसे नींद ही नहीं आई थी। बस एक ही सोच ज़हन पर सवार थी कि अगर ये अरमान ने घरवालों को बता दिया कि वो इसके बारे में क्या सोचती है, तो सब लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। इसे अपने लफ्ज़ों पर अफ़सोस नहीं था, जो इसके ज़हन में था, सोचा था, इसका वही किया था और ये हकीकत थी, वो यही सोचती थी, वो बोल देती थी। अब वो गलत सोच रही थी या सही सोच रही थी, ये इसने कभी नहीं सोचा था। निकाह के बाद इसकी कुछ सहेलियाँ इसे मिलने घर आई थीं और इन लोगों की वजह से ही इसके दिमाग में ये सारी चीज़ें आई थी। इसकी सहेलियों ने कहा था, ना जाने तुम्हारा कज़न जो तुम्हारा भाई बना रहा, वो तुम्हारे बारे में क्या-क्या ऊट-पटांग सोचता होगा। वो कभी भी तुम्हारा भाई नहीं था, तो इसने कभी तुम्हें बहन भी नहीं समझा। मतलब वो तुम्हें हमेशा से कुछ और ही समझता था। इन लोगों की बातों ने इसके दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला था। यही वजह थी कि वो कमरे से नहीं निकल रही थी। और फिर जब मम्मी के सामने इसने ये सारी बातें की थी, तो उन्होंने इसका कॉलेज जाना ही बंद कर दिया था। अब इसका दिल ही नहीं कर रहा था वो ये अरमान के सामने आए, और अब वही सारी बातें ये अरमान के सामने करके वो पछता रही थी। अगर ये अरमान ने वो सारी बातें घर में किसी को बता दी, तो फिर क्या होगा? इससे आगे वो सोच भी नहीं सकती थी। ये अरमान सुबह से ही बिल्कुल चुप-चुप था। वो बाहर भी नहीं आ रहा था। जब मज़हब ने ज़बरदस्ती से बाहर आने के लिए कहा, सबके साथ नाश्ता करते हुए भी वो खामोश था। फिर इसके साथ डेरे पर आते हुए भी वो खामोश था। इसकी चुप्पी बज़म को कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी। क्या हुआ है तुझे? तू ठीक तो है ना? मैं नोट कर रहा हूँ। आज सुबह से बिल्कुल चुप-चुप है। कल तो काका के साथ डिनर डेट पर गया था ना? नाइट कैसी रही तेरी? वो उसके सामने बैठा सवाल करने लगा। इसकी बात सुनकर वो तल्ही से मुस्कुराया था। डेट तो इतनी अच्छी रही अका के दिल कर रहा है आपकी लाडली काका का गला घोंटकर इसे जान से मार डालूं। वो गुस्से से बोला। इसका गुस्सा अब तक ठंडा नहीं हुआ था। क्या मतलब? क्या हुआ है? कल सब कुछ ठीक तो था ना? काका ने कहीं कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं कर ली? यार वो बच्ची है, इसकी बातों का बुरा मत मनाओ। फिलहाल इसे इन चीज़ों को हैंडल करने में थोड़ा वक्त दरकार है। वक्त देने के लिए तैयार हूँ मैं इसे लाला। लेकिन कल रात इसने मेरी सोच को गंदा कहा। इसने मेरे और अपने रिश्ते को गंदा कहा। वो कहती है कि मैं इसके लिए गंदी सोच रखता था। मेरी जहानत गंदी थी। मेरी मोहब्बत को लम्हे में बेमोल करके रख दिया है इसने। और ये तुम क्या कह रहे हो अरमान? काका ऐसा नहीं सोच सकती। ज़रूर उसके दिमाग में उल्टी-सीधी बातें डाली गई होंगी। तुम जानते हो वो किसी की बातों को दिमाग पर ले लेती है। मुझे किसी ने नहीं, ये सब कुछ खुद ख्वाहिश ने कहा है। इसे मेरी मोहब्बत में मिलावट नज़र आती है। इसे लगता है कि मैंने निकाह से पहले अपने रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभाया। इसके लिए मेरी मोहब्बत नापाक है। इसने मेरी मोहब्बत को गाली दिया का, और अपनी मोहब्बत की ये तौहीन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। चाहिए आपसे मिलने के लिए लोग आए हैं। इसने डेरे के बाहर कुछ लोगों को खड़े देखा था, जबकि अरमान खुद उठकर बाहर निकल गया था। बज़म को इसकी परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो बहुत कम बातों को सीरियस लेता था। लेकिन फिलहाल इसके लिए गाँव के बेआसरा लोगों के मसले ज़्यादा अहम थे। वो आखिरी पेपर देकर बाहर निकली तो सुकून ही सुकून था। लेकिन सामने खड़े मामूरिश को देखकर इसका सुकून गर्क हो गया था। आज इसके पेपर खत्म हो चुके थे, और पेपर्स खत्म होने के बदले अब इसे अपनी शर्त पूरी करनी थी। कल रात तो इसकी बचत हो गई थी। वो मैथ के क्वेश्चन समझने के लिए इस रूम में गई, तो वो इसके साथ बिल्कुल जुड़कर बैठा था। अभी वो इसके साथ कोई उल्टी-सीधी हरकत करता कि पापा वहाँ पर चले आए थे, और बाबा के सामने तो वो दुनिया का सबसे शरीफ इंसान बन जाता था। बाबा वहीं रहे जब तक वो इसे सवाल समझाता रहा था। फिर खुद ही हिम्मत हार कर इसे उठकर जाना पड़ा था। लेकिन जाने से पहले वो ये कहकर गया था कि वो अपना मुआवजा ज़रूर लेगा। मुआवजा तो खैर वो इसे देने को तैयार थी। वो जो भी माँगे वो इसके लिए कर सकती थी। आखिर मैथ समझाना बड़ा मुश्किल काम था, और इसने इसकी खातिर किया था ये मुश्किल काम। लेकिन इस शर्त का वो क्या करती जो इसने जोश में लगा ली थी। अब हर रोज़ वो आदिया को इसके हवाले कर देता था। कितनी ही देर बाद आदिया को इसके पास रखता। वैसे इसके सामने तो वो चाची-चाची करती रहती थी, लेकिन इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में उसे बताती थी कि वो इसकी फुप्पो है, और इसे यकीन था कि आदिया इसकी मर्ज़ी के मुताबिक ही इसे पुकारेगी। लेकिन ये आदमी तो अपने वादे पूरे कर रहा था। अब इसे भी अपना वादा पूरा करना था। फ्रेंच किस, वो भी पूरे 2 मिनट का। वो तो सोच-सोच कर ही पागल हो रही थी। आइए मोहतरमा, आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस देने के लिए आपका ड्राइवर हाजिर है। वो गाड़ी का दरवाज़ा खुलता झुककर बोला, जबकि इसके अंदाज़ पर वो मुस्कुराकर गाड़ी में दाखिल हो गई थी। तो हो गया तुम्हारा आखिरी पेपर? कैसा रहा आखिरी पेपर? गाड़ी को स्टार्ट करते हुए सवाल करने लगा था। अच्छा नहीं हुआ, मेरा मूड ख़राब है। वो चेहरे पर दुनिया जहान की बेवज़ारी सजाकर बोली थी। अब यही तो एक तरीका था इस चिपकू डट्टू को खुद से दूर रखने के लिए। चलो शुक्र है अल्लाह पाका कि मैंने पेपर अच्छा या बुरा होने की शर्त नहीं रखी थी, वरना तुम तो मुंह बनाकर मुकर जाती ना अपनी बात से। वो आंखें फैलाए इसकी बात का असलिए बगैर बोला। तो नायरा ने घूर कर मोमरिश को देखा था। कैसे इंसान हो तुम? मेरा पेपर बुरा हुआ है और तुम्हें उल्टी सीधी चीज़ों की पड़ी है। ये नहीं कि मेरा दुख हल्का करवाने में मेरी मदद करो। मैं पेपर में फेल हो गई ना, तो वो आईब्रो उचकाकर बोला था। तो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी सोचो। नहीं, मुझे नहीं सोचना। मुझे बेइज्जती करवा के बहुत खुश रहूँगा मैं। मुझे कोई मसला नहीं है इस तरह की बेइज्जती पर। इस वक़्त मुझे अपनी किसी से ज़्यादा कुछ भी अहम नहीं है। बस की बात काटते हुए बोला तो वो इसे देखकर रह गई थी। कल कैसी अम्मी के सामने कह रहा था कि इसकी बीवी खानदान में सबसे ज़्यादा पढ़ी-लिखी लड़की है, और अब वो अचानक एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक गया था। तुमने गाड़ी यहाँ पर क्यों रोकी है? इसकी नीयत पर से पहले ही शक था, लेकिन फिर भी मासूमियत से पूछने लगी, जबकि वो इसकी बातों पर आंखें घुमाता, इसे बाजू से पकड़ कर खींचते हुए अपने करीब करता इसके गाल पर पूरी शिद्दत से बोसा दे चुका था। इसकी हरकत पर वो लम्हे में सुर्ख गुलाब हुई थी। शर्म करो बेशर्म इंसान। इसके लबों पर नरमी से अंगूठा फेरते हुए उसके चेहरे के एक नक्श को चूम रहा था, जबकि वह हकलाती आवाज़ में बड़ी मुश्किल से कुछ बोलने की काबिल हुई। इसका अंदाज इतना शिद्दत से भरपूर था कि नायरा को इससे खौफ सा आने लगा था। शर्म क्या करो, वादा किया था तुमने, तुम अपना वादा पूरा करो। वो मदहोशी से कहता दोबारा से इसी बेबाकी से इसके लबों पर उंगली फेर गया था।
बीच सड़क पर कैसे? वो खुद को बड़ी मुश्किल से इससे आज़ाद करवाती इसके सीने पर हाथ रखकर फासला बनाने की कोशिश में थी, जबकि दूसरी तरफ तो हर फासले को तोड़कर हर दूध क्रॉस करने की बेकरारी थी। हम बीच सड़क पर नहीं बल्कि बीच गाड़ी में हैं। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, गाड़ी के शीशे काले हैं, कोई नहीं देखेगा हमें। अल्लाह सब देखता है। इसने बड़ी मासूमियत से इसे डराने की कोशिश की थी। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह मानकर ही तुम्हें अपने निकाह में लिया था। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता जोड़ा था तुमसे। मेरी फरमाइश तुमसे हलाल है, बल्कि तुम दुनिया की वाहिद औरत हो जिसे मुझ पर हलाल किया गया है। हाँ, लेकिन रुखसती नहीं हुई। वो परेशानी से बोली थी। हाँ, तो मैं कौन सा रुखसती से बाद वाली फरमाइशें कर रहा हूँ। नन्ही प्यारी प्यारी मासूम ख्वाहिशें हैं मेरी, जो शादी से पहले भी पूरी की जा सकती हैं। ये तुम्हारी ख्वाहिशें नहीं, शर्त है। बेशर्म इंसान, इसने कुछ याद करवाया था। वो जरा फासले पर क्या हुआ, नायरा फौरन ही शेर बन गई थी। हाँ, तो ये डील थी। मैंने तुम्हारा काम किया था, तुम्हें मेरा काम करना था। चलो अब बातें बंद करो, अपना वादा पूरा करो। मैं ऐसे बीच रास्ते में नहीं कर सकती। इसके खींच कर करीब करने पर वो फौरन दूर हुई थी। ठीक है, तो कोई होटल का रूम बुक करवा देता हूँ, 2 मिनट में हो जाएगा। इसने मसले का हल पहले ही तैयार करके रखा था। जबकि होटल का रूम जबकि होटल के रूम का सुनते ही नायरा की हालत खराब होने लगी थी। वो फौरन नफी में सर हिलाने लगी। जो आदमी बीच सड़क पर बेकाबू हो रहा था, कमरे में इसके साथ क्या क्या करेगा। नहीं, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी। होटल में नहीं, मैं नहीं जाऊंगी किसी कमरे में। चलो घर चलते हैं, सीधा वहीं पर अपनी शर्त पूरी करूंगी मैं। वह जल्दबाजी में बोली थी। ठीक है, तो कब कहाँ मेरे कमरे में आओगी तुम? फिर मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगा। वो बस इस मसले का हल चाहता था। नहीं, तुम नहीं आना, मैं आऊंगी आज रात को तुम्हारे कमरे में। वो बड़ी हिम्मत करके बोली थी। ठीक है, अगर तुम आज रात को मेरे कमरे में नहीं आई और तुमने मेरे साथ किसी भी तरह की कोई दो नंबरी की, तो कल सुबह तुम्हारी रुखसती होगी, और तुम जानती हो मैं ऐसा करवा सकता हूँ। वो गाइस स्टार्ट करते हुए बोला। जहां नायरा ने सुकून की गहरी सांस ली थी, वहीं अब अपनी बात से मुकरने का कोई हल ढूंढने लगी थी। लेकिन वो जानती थी अब इसका कोई हल नहीं है। इसे किसी भी कीमत पर आज रात को इसके कमरे में जाना ही होगा। परवीश, खुदा के लिए रोना बंद करो। देखो, वो इन्हीं का बच्चा है। वो इन और इस बच्चे को वहीं पर रहना था। हम हमने तो वापस जाना है ना। प्लीज तुम इस तरह से रोकर मुझे गिल्ट में मुब्तला कर रही हो। मैंने तुम्हारे बहुत अजीज को तुमसे दूर कर दिया है। वो गाड़ी में बैठा हुआ था। आज वो लोग वापस लाहौर जा रहे थे, और जब से वो मैयत से वापस लौट कर आए थे, परवीश मुसलसल रो रही थी। इसे वहां ना रुकते हुए अरताश ने फौरन ही जाने का फैसला कर लिया था। इस वक्त अखराज ऐसी कंडीशन में था नहीं कि वाशी उन लोगों के साथ भेज पाता। वैसे तो वो पहले ही प्लान बना चुकी थी कि वो अब लाजमी जाएगी, लेकिन अखराज को उदास देकर वो नहीं आई थी। इसका कहना था कि अपने शौहर के साथ रहेगी और फिर इसके साथ ही आएगी सबसे मिलने के लिए। फिलहाल अखराज ने अपने दोस्त को खोया था। बेशक इसकी नज़र में सदाम इसका बहुत प्यारा दोस्त नहीं था, लेकिन था तो दोस्त ही, और दोस्त तो बहुत अजीज होते हैं। और जितना अखराज उदास था, बार बार लोगों के घर जा रहा था, वो अंदाजा लगा चुकी थी कि अखराज बहुत ज्यादा बिजी भी होने वाला है, और सदाम को लेकर परेशान भी। इसीलिए इसने ना आने का फैसला कर लिया था। अर्थात मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हमने मूसा को वहां छोड़कर अच्छा नहीं किया। मूसा बेशक छोटा बच्चा है और वही लोग इसके अपने हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि मूसा को हमें वहां पर छोड़कर आना चाहिए था। देखिए वो कितना ज्यादा रो रहा था। वो मेरे साथ अटैच हो गया था। अगर वो कुछ दिन इसे अपने पास रखती तो अगर तुम इसे अपने पास रखती तो तुम्हारे साथ मजीद अटैच होता। वो छोटा बच्चा, ऐसे छोटे बच्चे अगर किसी के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाए तो फिर बाद में मसला बन जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस बच्चे के साथ रहो। देखो परी, वो हमारा बच्चा नहीं है। आज नहीं तो कल इसे हमसे दूर होना ही था। और फिर तुम इसके खानदान वालों को दिखा, वो लोग चाहते ही नहीं थे कि हम बच्चे के बारे में बात करें। मैं गया था मूसा के तया के पास कि क्या मैं मूसा से एक लम्हे के लिए मिल सकता हूँ, तो इसने इनकार कर दिया। इसने कहा कि मैं मूसा से नहीं मिल सकता, क्योंकि मूसा मेरे साथ बेहद अटैच हो रहा है, और वो नहीं चाहते कि मूसा फिलहाल किसी भी बाहर वाले के साथ अटैच हो। और ये बात हकीकत है कि हम बाहर वाले हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि तुम भी इस बात को कबूल करो। अब वो जरा सख्ती से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परिविश अपने दिल को कैसे समझाती जो मूसा के साथ ही जैसे बन चुका था। आशी बिल्कुल घर पर अकेली थी। परी और अरताश जा चुके थे। शाम काफी ज्यादा हो चुकी थी और अखराज की अब तक वापसी नहीं हुई थी। वैसे तो इसे अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन आज वो नहीं आया था, क्योंकि वो कह रहा था कि कल काम से बाद में वो सीधा सदाम के घर जाएगा। वो घर पर अकेले वो घर पर बिल्कुल अकेली इसका इंतजार वो घर पर बिल्कुल अकेली इसके इंतजार में बैठी हुई थी। 2-3 दफा वो इसे फोन भी कर चुकी थी। पहले एक दफा इसने फोन उठाकर कहा था कि वो यहाँ मैयत वाले घर पर है, कुछ देर में आ जाएगा। इसके बाद 2 दफा फोन किया तो फोन सर्विस की वजह से लगा ही नहीं था, और अब तकरीबन रात के 8 बज रहे थे। मुलाजमा घर जा चुकी थी। ऐसे में इसे थोड़ा थोड़ा खौफ आ रहा था। वो अपने कमरे में काफी देर से बैठी टीवी देख रही थी, लेकिन अब टीवी से भी दिल उकता चुका था। वो कुछ सोचते हुए टीवी बंद करती नीचे आई थी। घर के सारे दरवाजे बंद थे। अखराज के पास एक्स्ट्रा चाबी थी, जिसका इस्तेमाल करके वो घर के अंदर आ सकता था। इसलिए इसे ये टेंशन नहीं थी कि अगर वो सो गई तो अखराज अंदर कैसे आएगा। वो आसानी से आ जा सकता था, लेकिन फिर भी वो क्या करती। इसे ना तो नींद आ रही थी और ना ही सुकून आ रहा था। नीचे आते हुए इसने बेवजह ही घर के सारे दरवाजे चेक किए थे। फिर नीचे टीवी लॉन्च के लाइट ऑफ करते हुए ऊपर की तरफ वापस जाने लगी थी, जब इसे पीछे से कोई गुजरता हुआ महसूस हुआ था। तकरीबन 5 महीनों से इस घर में रहते हुए इसके अंदर से हर तरह का खौफ खत्म हो चुका था, लेकिन आज अजीब सा डर ने इसे फिर से आ घेरा था। इसने मुड़कर देखते हुए हर तरफ नजरें घुमाई थी, लेकिन इसे कोई भी नजर ना आया था। लगता है मेरा वहम है। वो अपना वहम झटकते हुए वापस सीढ़ियां चढ़ने लगी थी, जब इसे फिर से अपने पीछे कोई महसूस हुआ था। इस दफा इसने तेजी से मुड़कर देखा था। जब इसे
खुद के बेहद करीब कोई साया सा महसूस हुआ। इससे पहले कि वो चीखती, किसी ने इसके मुंह पर रुमाल रख दिया था। इसने हाथ पैर मारने की कोशिश करते हुए सामने मौजूद आदमी के चेहरे पर अपने नाखून चलाए थे। इसकी जिल्द उखड़ कर इसके नाखूनों से उलझी थी, लेकिन वो आदमी अपना हाथ इसके मुंह पर दबाए थोड़ी ही देर में इसे होशो हवास से बेगाना कर चुका था। वो इसके नन्हे से वजूद को अपनी बाहों में उठाए बहला रहा था। वो नाजुक सा वजूद इसकी बाहों में और भी ज्यादा छोटा महसूस होता था। वो प्यारी सी गुड़िया से फिसकी थी और बार बार नरमी से इसके गालों पर अपनी मूछें छुपाता तो वो होंठ बाहर को निकालती रोने की कोशिश करने लगती। वो फौरन से खिलखिलाने के लिए इसकी थोड़ी के नीचे उंगली रख देता था। शोरी शोरी शोरी। बाबा ने अपनी अद्दू को रुला दिया। देखो बाबा कान पकड़कर शोरी बोलते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। अब बाबा मुझ नहीं चुपाएंगे। अद्दू के बाबा गंदे हैं, वो अद्दू को रुला देते हैं लेकिन अब नहीं रुलाएंगे। वो कान पकड़ता इसके नन्हे नन्हे हाथों में अपनी उंगलियां फंसा रहा था। वो उसकी उंगलियों को पूरी मजबूती से अपनी मुट्ठी में कैद कर रही थी। वो बाहर बैठा हुआ अद्दू को अपनी गोद में लिए से बातें कर रहा था, जबकि जीनत भी इसके पास ही बैठी थी। रिदा के साथ हुए वाक़ये को वो पूरी तरह से फरामोश किए हुए था, जैसे इससे कोई फर्क ही न पड़ता हो कि रिदा पर क्या गुजर रही होगी। और मेरी बेटी को भूख लगी है, इसके लिए जल्दी से दूध बनाओ, इसने जीनत को देखते हुए कहा था। वो जिस तरह से इसकी उंगली को अपने मुंह में लेकर चूस रही थी, वो उसकी भूख का अंदाजा लगा चुका था। हम बार बार इसे डब्बे का दूध नहीं दे सकते, इसे रिदा को देकर आओ। भारत बच्चे माँ बच्चे के मामला तुम नहीं समझते। रिदा को भी बच्चे की भूख का अंदाजा हो गया होगा। ये इसका हक है, वो अपनी बेटी को खुद दूध पिलाए। तुम इससे इसका हक नहीं छीन सकते। आमना बेगम ने इसे समझाने की कोशिश की थी। वो औरत मेरी बेटी की माँ बनने के काबिल ही नहीं है अम्मी। आप कैसे इसकी हिमायत कर सकती हैं? आपको पता है इसने जिनत के साथ कितनी बदसलूकी की है? हाँ, इसने जिनत के साथ बदसलूकी की है क्योंकि वो जिनत की सौतन है और सौतन सौतन ही होती है और वो सौतन ही रहेगी इसकी, क्योंकि ये दोनों तुम्हारी बीवियां हैं। अगर तुम चाहते हो कि एक सौतन होते हुए उसके दिल में नरमी रखे तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जरा पूछो अपनी बीवी से, क्या वो रिदा को अपनी बहन समझती है? क्या तुम्हें लेकर इसके अंदर जलन का मादा पैदा नहीं होता? जब तुम रिदा की तरफ कभी गलती से कदम बढ़ाओ तो क्या इसे बुरा नहीं लगता? लगता है, ज़रूर लगता है, क्योंकि तुम्हारी बीवी भी तुम पर हक जताना चाहती है। और वो लड़की जिसने कभी तुम पर हक नहीं जताया, वो तुम्हारी बेटी की माँ है। अगर इस हवाले से वो तुम्हें लेकर थोड़ा बहुत जज्बाती हो भी रही है तो इसमें क्या गलत है? तुम्हारी बेटी को जन्म दिया है इसने। तुम अगर इससे नरमी नहीं कर सकते तो कम से कम इसकी औलाद तो इसे ना छीनो। रिदा ने जिन्नत पर हमला किया, इसे मारने की कोशिश की, जिस पर तुमने भी रिदा पर हाथ उठाया। ठीक है, ये मामला यहीं पर खत्म होता है। तुम्हें किसने हक दिया इस बच्ची को इसे छीनकर किसी और के हवाले करने का? तुम इस बच्ची के बाप हो तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम जो चाहो कर सकते हो। इस वक्त रिदा अपनी बच्ची के भूख की वजह से तड़प रही होगी और तुम यहाँ बैठे इस लड़की को हुक्म दे रहे हो कि ये तुम्हारी बेटी के लिए दूध बनाए। क्यों दूध बनाएगी? क्या लगती है ये इस बच्ची की? कुछ भी नहीं लगती। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीवी है। इस बच्ची की माँ रिदा है और इस बच्ची को वहीं होना चाहिए जहाँ इसकी माँ है। बड़े अब्बा अंदर दाखिल होते ही शुरू हो गए थे। घर पर क्या हुआ था वो हरगिज नहीं जानते थे। वो जगह के एक फैसले की वजह से सुबह ही सुबह घर से निकल गए थे और वापस आए तो पता चला कि घर में एक हंगामा हो चुका है और वारद ने रिदा को मारा भी है। वारद की हरकत पर उन्हें बहुत गुस्सा आया था और अब वो अपना गुस्सा इस पर निकाल भी रहे थे, जब अचानक ही रिदा अपने कमरे से निकलते हुए सीधी वारद के पैरों में आ गिरी थी। वारद वारद, खुदा के लिए मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने जिन्नत पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा नहीं करूंगी ऐसा। प्लीज मुझसे मेरी बेटी ना छीनिए। मैं अपनी बेटी के बगैर कैसे रहूंगी? आप मेरी फीलिंग नहीं समझ सकते। मेरी बेटी सुबह से मुझसे दूर है, बल्कि सुबह से ही नहीं, वो कल रात से मुझसे दूर है। जिन्नत इस तरह मुझे बताए बगैर आधी रात को मेरी बेटी उठाकर ले गई तो मुझे गुस्सा आ गया था। मैं इस वक्त फजूल में क्या क्या बोलती रही मुझे खुद भी नहीं पता। प्लीज़ 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 आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ ज़ीनत आपके लिए बहुत ख़ास है, आप इसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दें। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बस एक दफ़ा मेरी इस गलती को माफ़ कर दीजिए। मुझे मेरी बेटी दे दीजिए। मुझे अपनी बेटी को दूध पिलाना है, इसकी भूख मिटानी है। प्लीज़ भारत मुझ पर रहम करें, मुझ पर ये जुल्म ना करें। वो उसके सामने हाथ जोड़े इसके पैरों में बैठी हुई थी। इसकी अदाकारी बात की समझ से बाहर थी, लेकिन ये हकीकत नहीं हो सकती थी। ये औरत इस तरह से बदल नहीं सकती थी। बंद करो ये ड्रामेबाजियाँ। निदा, मैं तुम्हारे हर रूप से वाकिफ हूँ। वो गुस्से से दहा रहा था। मैं कोई ड्रामेबाजी नहीं कर रही। भारत, खुदा के लिए मुझसे मेरी बेटी न छीने। मैं कैसे रह पाऊंगी इसके बगैर? प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरी बेटी दे दे। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी। आप मुझे अपनी बीवी नहीं मानते, ठीक है। मैं आज के बाद कभी आपसे अपना हक नहीं मांगूंगी। आपके लिए ज़िन्नत ही आपकी बीवी है, आप इसे ही रखें। मैं आपसे कभी कुछ भी नहीं मांगूंगी। प्लीज़ खुदा के लिए मुझे तलाक देने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। मेरा और मेरी बेटी का सिवाय आपके और है ही कौन? मेरा सब कुछ आप हैं। मेरे लिए मेरी दुनिया आप हैं। आपके नाम के बगैर मेरी कोई पहचान नहीं। यह हकीकत है, मैं अपनी इसी पहचान पर तो मान करती हूँ कि आपका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है, वरना मैं क्या, मेरी औकात क्या? आप भी कहते हैं कि आपके नाम के साथ से मेरा नाम हट जाए तो मैं बेमोल हो जाऊंगी। मेरी कोई पहचान नहीं होगी, कुछ नहीं होगा मेरे पास। यह हकीकत है कि मैं आपके नाम से ही जानी पहचानी जाती हूँ। मैं और मेरी बेटी सिर्फ आपके नाम पर ही सारी जिंदगी गुजार लेंगे। आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन खुदा के लिए मुझे मेरी बेटी छीनकर मुझे तलाक मत दीजिएगा, वरना कुछ नहीं होगा। रिदा, उठो बेटा, कोई तुमसे तुम्हारी बेटी नहीं छीनेगा। बड़े अब्बा इसके इस तरह से तरफ तरफ कर रोने पर परेशान होते हुए कहने लगे थे। बड़े अब्बा, वारद ने कहा है वो मुझसे मेरी बेटी छीन लेंगे, वो मुझे तलाक दे देंगे। भारत में सारी जिंदगी आपके कदमों में बैठी रहूंगी। आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। प्लीज़ खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। मैं कभी भी आपकी जिंदगी के साथ कोई बदसलूकी नहीं करूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ।
मैं कभी ज़ीनत को मुखातब नहीं करूँगी, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। पर अब्बा इनसे कहें ना ये मुझे माफ़ कर दें। आपको मेरी बेटी की कसम मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, खुदा के लिए मेरी बेटी बस करो रिदा, मैं अद्दू को तुमसे दूर हरगिज़ नहीं करूँगा। वो तुम्हारी बेटी है, मैं जानता हूँ तुम्हारा इसके पास होना कितना ज़रूरी है। तुमने मेरी बेटी को जन्म दिया है, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं तुम्हारी तकलीफ़ की वजह बनूँ। लेकिन ज़ीनत मेरे लिए क्या है ये मैं खुद भी नहीं जानता। ज़ीनत के बारे में तो बस एक बात जान लो, वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है। मेरी सांसों की डोर जुड़ी है ज़ीनत के साथ। अगर तुम इसके खिलाफ कुछ भी करती हो तो मुझसे बड़ा कोई भी नहीं होगा। ये लो लेकर जाओ अद्दू को। इसे इस वक्त माँ की आगोश की ज़रूरत है। वो आदिया को इसकी गोद में डाल चुका था जबकि रिदा इसे अपने साथ लगाते इसे बेतहाशा चूमने लगी थी। जाओ इसे कमरे में लेकर जाओ। मैं इसके करीब से उठता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया था जबकि ज़ीनत भी वहाँ ना रुकते हुए इसके पीछे ही कमरे की तरफ चली गई थी। जबकि रिदा आदिया को अपने सीने से लगाई से बेतहाशा चूम रही थी। ये मंजर देखते वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम होने लगी थी। वो बच्ची सिर्फ चंद घंटे ही रिदा से दूर रही थी, लेकिन रिदा की हालत पागलू जैसी हो रही थी। अच्छा थका देने वाला दिन था। शुक्र है खत्म हुआ। एक कप चाय पिला दो। वो कमरे में दाखिल होता बेड पर आकर लेटता था जबकि वह इसके पीछे पीछे ही कमरे में आई थी। जी मैं बनाकर लाती हूँ। वापस इतना कहकर वहां से पलट गई थी। तकरीबन 10 मिनट के बाद वह इसके लिए चाय बनाकर लाई थी। आज घर में कोई हंगामा हुआ था क्या? वो उठकर सीधा होता इसके हाथ से चाय का कप थाम चुका था। जी वाला तका ने रिदा पापी को बहुत मारा, इनसे अद्दू को भी छीन लिया। रिदा ने इनका पैर पकड़कर माफी मांगी। वो की सांस में से बता गई थी। इसके अंदाज पर वो हल्का सा मुस्कुराता चाय का कप लब्बू से लगा गया था। और वालिद को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी चाहिए? इसने नरमी से दूसरा सवाल किया था। अब वो न्यूज़ कास्टर फिर से शुरू होने वाली थी। वो पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जो था। इसके हिलते लब बज़म को बुरी तरह से अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे थे। रिदा भाभी ने ज़ीनत भाभी को मारा और इन्हें बातें सुनाई जिस पर वालिद काका को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। वो फिर से फ़ौरन बोली थी। बज़म सिर्फ सर हिलाकर रह गया था, यानी कि बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। है रिदा ही फसाद की जड़? तुम बताओ, तुम्हें मेरी लाइफ में कपड़े पसंद नहीं आए थे? वो अचानक अपना सवाल बदल गया। वो नोट कर रही थी पिछले कुछ दिनों से उसे काफ़ी गहरी नज़र से देख रहा है, बल्कि अक्सर ही इसकी निगाहें इस पर जमी हुई होती थी। नहीं तो अच्छे हैं, यही तो पहनती हूँ मैं। इसने बेख्तियार अपने कपड़ों की तरफ देखा था। नीले रंग के प्रिंटेड सूट के साथ वो बड़ी सी चादर खुद पर ओढ़े हुए थी। वो छोटा सा वजूद इन बड़ी बड़ी चादरों में पूरी तरह से छुप जाता था। कमरे के अंदर अक्सर वो दुपट्टा ओढ़ लेती थी, लेकिन कमरे के बाहर वो चादर में ही नजर आती थी। अच्छा, तो मेरे लाए हुए कपड़े पहने हैं। 52 गज की तो चादर पहनी है, ऊपर नजर कैसे आई मुझे? उतार दो ये चादर, इसने हुक्म दिया था। क्यों? इसके अजीब गरीब हुक्म पर वो हैरान हुई थी। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कमरे के अंदर जरूरत नहीं है ये बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ने की। उतार दो इसे। यहाँ कौन होता है मेरे सिवा जो तुम्हें देखेगा? और फिर मैं तो तुम्हारा महरम हूँ, मैं तुम्हारे हर रूप में देखने का हक रखता हूँ। वो चाय के बड़े बड़े सीप लेते हुए कप एक साइड पर रखता बैकग्राउंड से टेक लगा चुका था, जबकि इसके इस तरह से टेक लगाते हुए वो उसी को ही देख रहा था। इसकी निगाहें सर से पैर तक इसे खुद में कैद किए हुए थी। उतार दो, इसने एक दफा फिर से कहा तो मैडम को अजीब सी उलझन होने लगी थी। मुझे बाहर जाना है अभी। वह जल्दी से बोली थी। क्यों बाहर क्यों जाना है? मैं अंदर हूँ तो बाहर जाकर क्या करोगी? इसका सवाल भी आज उलझन में मुबतला कर रहा था। आज से पहले तो इसने ऐसा कोई सवाल नहीं किया था। मैं आंटी की हेल्प करूंगी बाहर। वो फौरन बोली थी। कौन सी आंटी? इस घर में तुम्हारी कौन सी आंटी रहती हैं? आपकी अम्मी। वो फौरन बोली थी। मेरी अम्मी है से तुम्हारी सास है और तुम्हें इन्हें माँ बेगम कहा करो, जैसे इसके करके सब लोग ही कहते हैं। मुझे आंटी कहने की आदत है। वो परेशानी से बोली थी। तो माँ बेगम कहने की आदत डालो, क्या फर्क पड़ता है इससे? आदतें बदलती रहती हैं। अब से तुम इन्हें माँ बेगम कहकर पुकारोगी जैसे घर के सब लोग पुकारते हैं। वो उठकर खड़ा होता है, इसके करीब आ रुका था। क्या जरूरत है? मैं तो वैसे भी 11 महीने 3 दिन के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। क्यों 11 महीने 3 दिन के बाद क्या है? इसने हैरत से पूछा था। 1 साल पूरा हो जाएगा ना, और 1 साल के बाद आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी वापस। आज इसकी जुबान बड़ी तेजी से जवाब दे रही थी, जबकि वो उसके करीब बेहद करीब आ रुका था। तुम यहाँ से किस छत पर जा सकती हो ये तुम्हें पता ही है? वह आहिस्ता से चादर उसके वजूद से हटाते हुए पैर पर फेंक चुका था। बच्चा, आपका बच्चा पैदा करके आपकी दफा इसकी जुबान लड़खड़ाई थी। वह बिना दुपट्टे के इसके सामने खड़ी थी। हालांकि जब वो लंदन से यहाँ आई थी तब वो सिर्फ स्कार्फ नुमा दुपट्टा ही खुद पर ओढ़े हुए रहती थी। इसे दुपट्टे का होश भी नहीं रहता था, लेकिन इन कुछ दिनों में इसे दुपट्टे में अजीब सा तहाफुज़ महसूस होने लगा था। मैं सूट का दुपट्टा ले लेती हूँ। वो तेजी से पीछे सोफे पर रखे अपने सूट के साथ मैचिंग दुपट्टा उठाने लगी थी, जब वह अचानक ही इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींच गया था। वो टूटी हुई डाल की तरह इसके सीने का हिस्सा बनी थी। तुम्हें मेरे सामने किसी भी तरह का दुपट्टा लेने की जरूरत नहीं है। हम कोई और बात कर रहे थे तो तुम यहाँ से आज़ादी के दिन गिन रही हो। 11 महीने 3 दिन रहते हैं तुम्हारे यहाँ से आज़ाद होने में। वो उसकी कमर में हाथ डालता इसे अपने साथ लगाता सवाल करने लगा। नुरम की निगाहें झुकी हुई थी। जब वो आहिस्ता से इसकी थोड़ी के हाथ नीचे रखता जब वो आहिस्ता से इसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखता इसका चेहरा ऊंचा कर चुका था।
जी, वो बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी। तो मेरा बच्चा कब दे रही हो मुझे? नूरम के मुख्तसर से जवाब पर बज़म ने फिर से सवाल किया था। इन 11 महीनों में दे दूँगी। इसका लहज़ा फिर से लड़खड़ाया। तो बज़म के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। लगता है ऑर्डर किया हुआ है, आने ही वाला होगा, राइट? इसका लहज़ा पता नहीं कैसा था, लेकिन नूरम को तो तंज़ ही महसूस हुआ था। मैं सोच रहा था तुम्हें वक़्त दूँ इस रिश्ते को समझने के लिए, लेकिन तुम तो दिन गिन रही हो मुझसे दूर भागने के। तो तुम 1 साल के अंदर तो मुझसे दूर जाना चाहती हो, राइट? वो इसे देखते हुए सवाल करने लगा। तो अब की दफ़ा बिना किसी खौफ के इसने फ़ौरन उसकी आँखों में आँखें डाली हाँ में सर हिलाया था। इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे यूँ ही नहीं हो जाते। तुम्हें 11 महीने 3 दिन के अंदर मुझसे दूर जाना चाहती हो, तो तुम्हें 11 महीने 3 दिन के अंदर मुझे मेरी औलाद देनी होगी। वो क्या कहते हैं, लेन-देन बराबर का होता है। एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। तुम मुझे मेरा बच्चा दो और फिर आज़ादी ले लो। मेडिकल की स्टूडेंट हो तुम, मुझसे बेहतर का हिसाब लगा सकती हो लेन-देन का। वो इसे अपने साथ लगाए इसकी कमर पर अपने हाथ बाँधे हुए था। बज़म के स्ट्रॉन्ग क्लोन की खुशबू इसके लत्तों से टकराई, इसके सर को चकरा कर रख चुकी थी। मेरे ख्याल में तुम्हें जितना वक्त दे दिया है इतना काफ़ी है। 27 दिन बहुत होते हैं किसी भी रिश्ते को समझने के लिए। कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से रात को कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। वैसे यूं ही कमर से थामे हुए अचानक ही इसे अपनी बाहों में उठा चुका था। नूरम का दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। कहने को 27 दिन गुजर चुके थे, लेकिन वो आज भी इसी जगह पर खड़ी थी। वो दरिंदगी, वो हैवानियत इसके लिए बुलाना आसान नहीं था। बज़म इसे बेहद नरमी से अपनी बाहों में फरता पैर पर लेकर आते हुए लाइट ऑफ कर चुका था, जबकि इसके अंधेरे में इसकी बाहों में कैद नूरम की जान निकल रही थी। बज़म ने नरमी से इस पर झुकते हुए अपने लब इसके नाजुक लबों पर रखे थे। वह आहिस्ता-आहिस्ता इसके पूरे चेहरे पर अपने लबों को हरकत देने लगा था। अपने चेहरे और लबों पर इसके होठों की बेबाकियाँ महसूस करते वो बेडशीट को मुट्ठी में दबा गई थी, जबकि बज़म ने इसके नाजुक से हाथ को अपने गिर्द बांधा था। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, ट्रस्ट मी। वो इसके लबों पर अपने लब रखे सरगोशी नुमा आवाज में कहता इसे अपने हिसार में कैद कर चुका था। वो यकीन नहीं कर सकती थी, इसके पास और कोई चारा भी नहीं था। इसने आंखें शिद्दत से मेची हुई थी। वो खुद को इसके हवाले कर गई थी, जबकि अपने कंधे से सरकती शर्ट को महसूस करते इसने जरा सी आंखें खोली, इसे अपने ऊपर साया फकन होते हुए देखा था और फिर आंखें बंद कर गई थी। जबकि खुद पर बज़म के लम्स को महसूस करती वो अपने आंसू को तकिए की नजर कर चुकी थी। घर में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। जब वो घर में दाखिल हुआ तो खामोशी ने इसका इस्तकबाल किया था। वो अपनी जेब में मौजूद एक्स्ट्रा की से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आया था। बिना किसी तरह की डिस्टर्बेंस पैदा किए वो सीधा सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आते हुए अपने बेडरूम में दाखिल हुआ था, लेकिन सामने बेडरूम की लाइट ऑन थी, जबकि आशी कहीं पर भी नहीं थी। इसे आने में अच्छा खासा वक्त लग गया था। सदाम के केस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करते हुए इन्हें पता चला था कि सदाम के पास मौजूद सबूत को 2-3 दफ़ा चोरी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सदाम ने वो सबूत बहुत पहले ही एजेंसी को फ्राहम कर दिए थे। और सदाम का कत्ल भी इसी के लिए किया गया था, ताकि वो सबूत आगे न पहुंचाए। लेकिन शायद दुश्मन इस बात से वाकिफ नहीं थे कि सदाम अपने काम में बहुत पक्का था। इन्हें ये बात सोचकर अफसोस हो रहा था कि सदाम को कत्ल करने की साजिश में इसके अपने ही खानदान के लोग शामिल थे। सदाम के अपने ही घर में से कोई ऐसा इंसान था जो नहीं चाहता था कि सदाम जिंदा रहे। इनके अंदाजे के मुताबिक सदाम के भाई के अलावा इसका और कोई दुश्मन नहीं हो सकता था जो इसकी जान का दुश्मन हो, क्योंकि सदाम उसके भाई के नाम इनकी काफ़ी सारी जायदाद थी। और आज ही पता चला था कि इसका भाई काफ़ी अरसे से इसकी जायदाद के हिस्से के पीछे लगा हुआ था। इसका कहना था कि सदाम अच्छी खासी नौकरी करता है, ज़मीन जायदादों से इसका कोई तल्लक नहीं, तो वो अपने हिस्से की जायदाद अपने भाई के नाम करता है। जबकि सदाम ने एक और गलती कर दी थी। इसने अपने हिस्से की जायदाद अपने बेटे की मूसा के नाम करके रखी हुई थी, और मुमकिन था कि अब वो लोग मूसा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते, लेकिन इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, जिसकी वजह से वो इस चीज़ पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते थे। जबकि सदाम का बाप बहुत ज़्यादा बुरा था। इस उम्र में वो कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं था। ऐसे में जवान बेटे की शहादत ने इन्हें बिल्कुल नडाल करके रख दिया था। इन्हें इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस सदाम के गम में रोए जा रहे थे। ऐसे में मूसा को इस तरह के लोगों के पास रखना ठीक नहीं था, लेकिन वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आशी इसने कमरे में दाखिल होते हुए आशी को ढूंढना चाहा था, लेकिन हर तरफ खामोशी थी। लाइट ऑन थी, लेकिन कमरे में कोई भी जहन में ख्याल आया कि क्यों ना वो एक दफ़ा अरताश को फ़ोन करके पूछ ले, कहीं आशी इन लोगों के साथ तो नहीं चली गई। अब सुबह वो कह रही थी कि वो इसके साथ ही जाएगी, लेकिन अब शायद वो इन लोगों के साथ जा चुकी थी। इसने जल्दी से फ़ोन निकालते हुए इंटरनेट ऑन किया था। बार बार अननोन नंबरों से कॉल आने की वजह से इसने अपना इंटरनेट ऑफ कर दिया था। इस वक्त वो सदाम के केस पर डिस्कशन कर रहे थे। इसके सामने पूरी नफरी थी। वो किसी तरह का ध्यान भटकाने वाली कॉल रिसीव नहीं कर सकता था, लेकिन अब जैसे ही इंटरनेट ऑन हुआ था इसे मैसेजेस आने लगे थे। लातादात मैसेजेस पर वो परेशान हुआ था। इसे 2-3 नंबरों से एक वीडियो रिसीव हो रही थी। नोटिफिकेशन से तंग आते हुए इसने अननोन नंबर को खोला था, जिसमें एक वीडियो थी और वीडियोस के साथ कुछ तस्वीरें भी। वो हजारों में पहचान सकता था कि वो आशी थी। जमीन पर उल्टी पड़ी वो आशी ही थी। इसके दिल को कुछ हुआ था। वो जमीन पर बेसुध पड़ी थी। इसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे। वो बेचैनी से मोबाइल
टटोलने लगा था। इसने वो सारे नंबर चेक कर डाले थे। अलग अलग एंगल से अलग अलग नंबरों से एक ही वीडियो इसे भेजी गई थी, जबकि इन सब नंबरों के साथ बस 1-2 मिनट का वॉइस मैसेज था। इसने फौरन वॉइस नोट खोलते हुए अपने कान के करीब किया था। रेशम भाई के साथ पंगा लोगे तुम, वो कितना तो पड़ेगा ही ना। तुम्हारी जान से अजीज बीवी इस वक्त मेरे कब्जे में है। अगर इसकी सलामती चाहते हो तो रेशम भाई के कोठे पर चलने वाले सारे केसेस को बंद करवाओ, वरना इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें तोहफों में भेजूंगी। अगर अपनी बीवी की सलामती चाहते हो तो इस केस से खुद ही पीछे हट जाओ। मैं तुम्हें 2-3 दिन का वक्त देती हूँ। 3 दिन तक तुम्हारी बीवी मेरे पास तुम्हारी अमानत है। इसके बाद तुम नहीं जानते मैं इसके साथ क्या क्या कर सकती हूँ। काफी हसीन है, हीरामंदी के मर्दों को पसंद आएगी। बस इतनी सी बात थी। इसने फोन पूरी शिद्दत से सामने दीवार पर मारना चाहा था, लेकिन नहीं, वो जोश में होश नहीं खोता था। वो फौरन घर से निकल गया था। इसे नंबर्स की इन्फॉर्मेशन हासिल करनी थी, वो भी जल्द से जल्द, इसके पहले कि रेशम भाई इसका कोई नुकसान करे। वो रेशम भाई की हस्ती हिलाकर रख देना चाहता था। बहुत गलत किया था इसने। अर्ताशा के घर तक आकर अब इसे इस चीज की सजा भुगतनी होगी। रूहा बेटा, तुम कब जाओगी शाबिर के पास? तुमने तो इतने दिनों से प्लानिंग कर रही हो। आज जाऊंगी, कल जाऊंगी, तुम्हारा कब तक जाने का इरादा बन रहा है? वो नाश्ता कर रही थी जब माँ बेगम ने इसे सवाल किया था। आज जाऊंगी माँ बेगम, आज पक्का मूड है मेरा। इंशाल्लाह जरूर जाऊंगी, बस ये आपके लाडले की आंख खुल जाए। इसने इन्हें देखते हुए हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया था। मुजावर इतनी देर तक सोता तो कभी भी नहीं है। न जाने क्या वजह है जो अब तक नहीं जागा। जरा रूम में जाकर जगाओ तो इसे। तुम सुबह भी गई थी कमरे में, ये क्या करके आज तुम जाने का इरादा रखती हो? माँ बेगम ने इसे देखते हुए कहा तो इसने फौरन नफी में सर हिलाया था। अब वो इन्हें क्या बताती कि इनके लाडले बेटे में तो जिन आ गया है, जो हर थोड़ी देर में इसके सर पर सवार हो जाता है और मुजावर शाह इसके ऊपर सवार हो जाता है। वो तो इस वो तो इसके कल रात के अलग अलग रूप देखकर हैरान थी। कितना चालाक आदमी था, कैसे मौके पर हाथ साफ किया था इसने। रूहा कोई बच्ची ना थी और ना ही कोई छोटी लड़की थी जो इस रिश्ते के तकाजों को समझ ना पाती, लेकिन मुजावर ने सच में मौके पर चौका मारा था, लेकिन छोड़ने वाली वो भी नहीं थी। वो तो इसे यहाँ बदला लेने के लिए लाया था, तो क्यों इतनी मोहब्बतें लुटा रहा था इस पर? मुजावर शाह में तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारी जिंदगी ना हराम कर दी तो तुम मुजावर शाह मैंने भी तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारी जिंदगी ना हराम कर दी तो मेरा नाम भी रूहा शाह, बल्कि रूहा मुजावर शाह नहीं। वो अपना नवाला मुंह की तरफ ले जाकर जा रही थी जब अचानक ही किसी ने इसके हाथ थामते हुए इसका नवाला अपने मुंह में डाला था। इसने गुस्से से घूरकर मुजावर शाह का हाथ देखा था। इसके हाथ की गिरफ्त से ही वो अंदाजा लगा चुकी थी कि ये कोई और नहीं वही हो सकता है। लड़की शोहर वहां भूखा प्यासा सोया पड़ा है, ये नहीं कि इसकी खबर ले लो। यहाँ मस्त बैठकर ठूसे जा रही हो। एक दफा ख्याल आया कि शोहर ने सारी रात की इतनी मेहनत मजदूरी की है, इसे खाना ही खिला दूं। वो इसे देखते हुए शरारती अंदाज में बोला था, जबकि जो इसकी तरफ से माफीनामा जारी होने का इंतजार कर रही थी, इसकी बात पर मुठियां बेचकर रह गई थी। कोई शर्म लिहाज है तुम्हें मुजावर शाह? कल रात तुमने मेरी मर्जी के बगैर था तो चीखती चिल्लाती एक थप्पड़ मार देती। मैंने खींचा तो ऐसे आकर मेरी बाहों में समाई थी कि मुझे लगा जैसे तुमने तो मौके की तलाश में हो, बल्कि मुझे लगा कि तुम ऐसा चाहती हो, बल्कि तुम चाहती थी ऐसा। तुम्हारे अंदाज ने रात मुझे बता दिया था, इसलिए तो मैं रुका नहीं। अगर तुम थोड़ी बहुत मज़ाहमत करती तो मैं पीछे हट जाता। अब कोई ऐसा जुल्म व जाबर शोर तो हूं नहीं जो तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करेगा। और फिर सुबह जो तुम्हारी आंखों में तलब थी मेरे लिए, मजबूर हो गया था तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने के लिए। अब मेरी बीवी चोरी चोरी मुझ पर ऐसे फिदा हुई पड़ी थी तो मैं क्या करता? अपनी बीवी की ख्वाहिशात का एहतराम करना तो मुझ पर फर्ज है ना। वो मासूमियत से इसे देखते हुए सीने पर हाथ रखकर बोला तो रूहा इसे घूर कर रह गई थी। ये इंसान इसकी सोच से ज्यादा चालाक था। मुजावर जाग गई तुम? आज तुम रूहा को अपने साथ शाबिर की हवेली लेकर जाओगे। रूहा कब से तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही है। ये गर्दन पर क्या हुआ है तुम्हारे? माँ बेगम अपने कमरे से निकलते सीधी इनकी तरफ आई थी, जहाँ इन दोनों को खाना खाने में मसरूफ पाकर वो कहने लगी, लेकिन निगाहें मुजावर शाह की गर्दन पर सुरख निशान पर गई थी। जहाँ रूहा के हाथ कांपते थे वहीं मुजावर भी पानी का गिलास लबू से लगा गया था। एलर्जी? माँ बेगम को एलर्जी सी हो गई है। वो अपनी चादर को गर्दन पर बराबर करते हुए बोला था। इसके बौखलाए हुए अंदाज पर माँ बेगम लब दबाती फौरन ही किचन की तरफ चली गई थी। अपने बेसाख्ता किए जाने वाले सवाल ने इन्हें खुद ही शर्मिंदा कर दिया था। बेशरम बेहया इंसान, 100 बेशरम मरे होंगे तो तुम पैदा हुए होगे। कमरे से निकलने से पहले ये छुपा नहीं सकते थे क्या? वो गुस्से से घूरते हुए बोली थी। अरे फर्स्ट टाइम शादी की है, मुझे नहीं पता था इन बातों का। मुझे थोड़ी पता है कि मेरी बीवी की रात वाली दरिंदगी के निशान मेरे जिस्म पर बाद में भी नजर आएंगे। अगर अंदाजा होता तो छुपाने का कोई इंतजाम कर लेता। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, आगे से छुपा लिया करूंगा। बस तुम भी अपनी जिंदगी पर थोड़ा कंट्रोल रखना। वैसे बड़ी जालिम हो तुम, अब तक जलन हो रही है। वो बेफिक्र अंदाज में इसका हाथ दोबारा से थाम कर इसका नवाला ले चुका था। शट अप, अगर अब तुम मेरे पास आए ना तो मैं हड्डियां तोड़ देनी है तुम्हारी। और ये ज्यादा मासूमियत के ड्रामे करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जब शीशे के सामने अपने खूबसूरत चेहरे को दिखा रहे थे तब नजर नहीं आया था ये निशान? मैंने सुबह मेकअप करके तुम्हारी शिद्दतों के निशान छुपाए, लेकिन जब मैं कमरे में गई तो तुम्हारी गंदी नीयत से मुझ लेकिन जब मैं कमरे में गई तो तुम्हारी गंदी नीयत मुझ पर खराब हो गई। मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ी। अगर थोड़ी सी मेहनत तुम कर लेते तो
मेरे पास मेकअप का सामान नहीं है और मुझे मेकअप करना आता भी नहीं है। वैसे मैंने इतने बुरे तरीके से तुम्हारे साथ कोई सलूक किया भी नहीं था। वैसे दिखाओ मुझे कहाँ है मेरी शिद्दतों के निशान। वो इसका बाजू पकड़कर इसे खींचकर अपने करीब करते हुए इसकी गर्दन पर हाथ रखते निशान तलाश करने लगा था। शर्म कर जाओ बेशरम इंसान, थोड़ी सी शर्म कर जाओ, हम बाहर बैठे हैं। वैसे फिर से शर्म दिलाने की कोशिश करने लगी थी। हाँ चलो उठो, रूम में चलकर दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ निशान दिए हैं। तो मैं वो फौरन इसका बाजू पकड़े इसे उठा के आया था, जबकि इसकी शरारती मुस्कुराहट तो कुछ और ही बता रही थी। जाकर गाड़ी निकालो, मुझे अपने भाई के घर जाना है। तुम पर एक सेकंड का भरोसा नहीं कर सकती अब मैं। वो अपना हाथ छुड़ाती गुस्से से बड़े अब्बा के कमरे की तरफ चली गई थी, जबकि मुजावर अपनी मुस्कुराहट छुपाता बाहर निकल गया था। कमरे में घुप अंधेरा था, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। जब दरवाजे पर होती दस्तक ने इसकी नींद में हलल डाला था। दरवाजे पर कब से दस्तक हो रही थी। बज़म की आंख खुली तो इसने हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट रोशन की थी। अपने बेहद करीब सीने में छुपी नूरम को देखकर इसके लब हल्के से मुस्कुराए थे। वो नरमी से इसके माथे पर अपने लब रखता इसे खुद से अलग करते हुए बिस्तर से निकलते हुए दरवाजे के पास आया था। जब दरवाजा खोलते ही सामने माँ बेगम को परेशान सा खड़े देखा। वो काफी ज्यादा फिक्रमंद और परेशान लग रही थी। इनके चेहरे की परेशानी देखकर बज़म खुद भी परेशान हो गया था। क्या हुआ माँ बेगम, आप इतनी परेशान क्यों हैं? हैरियत तो है ना? इसने परेशानी से इनकी परेशानी की वजह जाननी चाहिए थी। मैं तो ठीक हूँ बरसम बेटा, लेकिन तुम बताओ, तुम तो ठीक हो ना? सुबह के 11:30 बज रहे हैं, तुम अब तक कमरे से नहीं निकले। वो परेशानी से इसे देखते हुए सवाल कर रही थी। वो कल रात बहुत जल्दी घर वापस आ गया था। तकरीबन रात 8 बजे इसके घर वापसी हुई थी और घर आते ही वो अपने कमरे में चला गया था। नूरम भी इसके साथ ही रूम में चली गई थी, फिर वो वापस नहीं आई थी। इन्हें लगा था कि नूरम थोड़ी देर में बरसम के लिए खाना लेने के लिए आएगी, जैसे रोज आती है, जबकि वो इसके साथ खाना नहीं खाता था। तो नूरम बाद में इसका खाना लेने आती थी, इसलिए रात को खाना नहीं खाया था। लेकिन वो बाहर नहीं आई थी और फिर सुबह भी वो फजर की नमाज अदा करने बाहर नहीं आया, तो इन्हें इसकी परेशानी होने लगी थी। पहले तो वो सब्र से बैठी रही, लेकिन अब 11:30 बजने तक वो कमरे से नहीं निकला तो दरवाजे तक आने पर मजबूर हो गई थी। 11:30, इसके चेहरे पर परेशानी के असरात नुमाया हुए थे। वो इतनी देर तक कैसे सोता रहा था? आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि वो इतनी देर तक सोया हो। लेकिन आज तो जैसे इसने अपनी जिंदगी के 31 सालों की नींदें पूरी की थी। क्या 11:30 बज गए? इतना ज्यादा वक्त हो गया और मैं अब तक सो रहा था। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मुझे तो 9 बजे जरूरी काम पर जाना था और 11 बजे जरगे का फैसला करना था। सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, मैं निकलता हूँ। वो कहते हुए फौरन ही कमरे में दाखिल होता बेड की तरफ आया था, जहाँ इसकी कमीज पहने नूरम गहरी नींद में उतरी हुई थी। सॉरी बीबी, तुम इतनी परसकून नींद सर्व नहीं करती। उठो जल्दी से, मेरे कपड़े दो मुझे। बस का चेहरा थपथपाते हुए कहता इसे जगाने लगा था, जबकि इसके कपड़े मांगने पर नूरम ने फौरन अपनी कमीज का कॉलर इसे पकड़ाया था। अरे और कोई कपड़े निकाल दो मेरी मासूम बीवी, ये नहीं मांग रहा। मेरे पास और बहुत सारे कपड़े हैं, डोंट वरी, तुम इन्हें जब तक चाहो पहन सकती हो। इसके अंदाज पर ना चाहते हुए भी इसे हंसी आ गई थी, लेकिन वो इस वक्त एक लम्हा भी सया करने की कंडीशन में नहीं था, इसलिए तेजी से इसे कपड़े निकालने का कहते हुए खुद वॉशरूम में बंद हो गया था। नूरम खुद भी वक्त की तरफ देखती है, बेयकीनी से जल्दी जल्दी उठकर इसके कपड़े निकालने लगी थी। इतना ज्यादा वक्त कैसे हो गया था? इसे तो कभी नहीं हुआ था। खुद भी वो सुबह सुबह जागता था और इसे भी जगा देता था, लेकिन आज तो वो खुद भी जरूरत से ज्यादा ही लेट हो गया था। इसने फौरन उठते हुए अलमारी से बज़म के कपड़े निकालकर बाहर रखे थे। जितनी जल्दबाजी में वो काम कर रहा था, इतनी ही तेजी से नूरम ने भी इसका काम कर दिया था। गरीब वॉयलेट, सब कुछ निकालो बीबी, आज सुस्ती नहीं चलेगी। तुमने लेट करवा दिया है मुझे। वो जल्दी से इसके हाथ से कपड़े लेते हुए वापस ड्रेसिंग रूम में जाने लगा था, जबकि नूरम इसी तेजी से इसकी बात पर अमल कर रही थी। आज सच में बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ। वह कपड़े पहनकर बाहर निकलता जूते उठाकर पहनने लगा था, जबकि वो उसकी चीजें पकड़े खड़ी थी। वो आईने के सामने आकर रुकता जल्दी जल्दी खुद पर परफ्यूम छिड़कते हुए बालों में उंगलियां चला रहा था। इसके हाथ से गरीब और वॉलेट लेकर चाबी जेब में डालते हुए अचानक बज़म इसका चेहरा थामता इसके लबों पर अपने लब रख गया था। ये गुजरी रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। ऐसा सुकून शायद मुझे आज से पहले कभी नहीं मिला। शुक्रिया, मैं तुम्हें कोई खूबसूरत सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। शाम को तैयार रहना, शहर चलेंगे। मैं एक दफा फिर से इसके लबों को इसी अंदाज में चूमता दरवाजे से बाहर निकल गया था, जबकि नूरम ने इसके बाहर निकलते ही अपने होठों को नफरत से रगड़ा था। इस लड़के को अपना बिल्कुल भी होश नहीं है, अब भी बिना कुछ खाए पिए निकल गया है। इसके जाते ही माँ बेगम कमरे में दाखिल हुई थी। जब इसे बरसम के कपड़ों में देखकर दरवाजे पर ही रुक गई थी। वो माँ बेगम में चेंज कर इसके इस तरह से अंदर आने पर वो अच्छी खासी नर्वस हो गई थी, जबकि इसके घबराते देखकर माँ बेगम ने आगे बढ़ते हुए इसे थाम कर अपने साथ लगाया था। बस मेरी बच्ची, इस तरह से घबराते नहीं है। तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। आज बरसम अपने काम में लेट हो गया है। ऐसा पहली दफा हुआ वो इतनी देर से जागा हो। यकीनन इसके पास इतनी देर की इस देर की बहुत खूबसूरत वजह थी। जानती हो नूरम, आज तक मैंने बज़म को इतना खुश और परसकून घर से निकलते नहीं देखा। इतना देर से उठने पर भी वो इतना खुश लग रहा था। जानती हो, मेरा माथा चूमकर मुझसे बहुत सारी दवाएं करने के लिए कहकर गया है। नूरम का बहुत ख्याल रखिएगा, काम से जल्दी आऊंगा, फिर नूरम को बाहर लेकर जाऊंगा। इसने अपने हर रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाया है। तुम्हारे साथ जुड़े इस रिश्ते को वो दिल से निभाना चाहता है। जानती हूँ बीवी कोई भी औरत बन जाती है, लेकिन मर्द को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर करने वाली औरत खास होती है। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम बज़म की जिंदगी में बहुत खास होने वाली हो। बाहर आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। प्यार से इसके माथे को चूमते कमरे से निकल गई थी, जबकि नूरम गहरा सांस लेती फ्रेश होने चली गई थी।
कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? देखो मुझे जाने दो, मैं तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। आशी बुरी तरह से सिसकते हुए इनसे कह रही थी। अरे अरे मासूम लड़की, क्यों रो रही हो? यकीन मानो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, बल्कि हमें तुम अपना दोस्त ही समझो। हमें सिर्फ एक छोटा सा काम पर किया था तुम्हारे शोहर से, बेफिजूल में अपने कामों में हमें उलझा रहा है। तो हमने सोचा कि बीच का रास्ता निकालते हुए ये सिलसिला बंद करते हैं। बस इसीलिए तुम्हें मेहमान बनाकर यहाँ पर लाए हैं। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ना ही हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है। बल्कि हमारी तो तुम्हारे शोहर के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है। बस वो अपना काम करता रहे, बेकार में हमारे कामों में दिलचस्पी दिखा रहा है। अब आर्मी वालों का काम तो होता है ना वो मुल्क के दुश्मनों को पकड़े। हम कोठे वाले मुल्क से कौन सी दुश्मनी लगा कर रखते हैं भला? हम तो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारे शोहर ने हमसे ही दुश्मनी लगा ली है। अब तुम ही बताओ, एक आर्मी वाले का भला कोठे वालों से क्या लेना देना? आर्मी आपको कोई गलतफहमी हुई है। आशी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। वो इसे किसकी बीवी समझकर उठा लाए थे, वो समझ नहीं पाई थी। मेरे शौहर आर्मी में नहीं है, आप किसी गलतफहमी की बिना पर मुझे यहाँ लेकर आए हैं। आशी ने समझाते हुए कहा था, जबकि रेशम भाई ने हैरत से पलट कर दरवाजे के करीब रुके आदमी को देखा था। ये किसकी बीवी को उठाकर लाए हो तुम? मैंने तुम्हें अखराज शाह की बीवी को उठाकर लाने के लिए कहा था। वो गुस्से से इस आदमी को घूर कर बोली थी। रेशम भाई, ये अखराज शाह की ही बीवी है। मैं यकीन से कह सकता हूँ ये लड़की आपसे झूठ बोल रही है। ये अखराज शाह की ही बीवी है। वो आदमी से अपना यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा था। मैं अखराज शाह की बीवी हूँ, लेकिन वो कोई आर्मी अफसर नहीं है। आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। आशी ने देखते हुए कहने लगी थी। वो लोग यकीनन किसी गलतफहमी का शिकार थे। अरे बीबी, ड्रामे मत करो, हमें पता है तेरा शौहर क्या है और क्या नहीं है। पिछले 3 महीनों से इस आदमी ने हमारा जीना हराम करके रखा है, और तू कहती है कि वो कोई आर्मी अफसर नहीं है। पूरी पुलिस फोर्स को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, और तू कहती है कि हमें कोई गलतफहमी हुई है। खैर, अब इतने भी बेवकूफ नहीं है हम, जितना तूने समझ लिया है। अब आराम से यहाँ बैठी रहे। मेहमान है तो हमारी, दुआ कर तेरे शौहर मेरे काम आ जाए, वरना ज्यादा देर मेहमान नवाजी में नहीं कर सकती। रेशम भाई उठकर वहां से जा चुकी थी, जबकि आशिया बीबी भी यकीनी की कैफियत में थी। वो लोग जरूर किसी गलतफहमी की बिना पर ही इसे यहाँ पर उठाकर लाए थे। अखराज इसे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता था, वो इसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकता था। इसे अपने शौहर पर एतबार करना चाहिए था। ये लोग बहुत खतरनाक थे, इतना तो वो समझ ही चुकी थी, लेकिन ये लोग अखराज के बारे में इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे थे, ये इसे समझ में नहीं आ रहा था। क्या वो लोग सच में झूठ बोल रहे थे, या फिर अखराज ही इसे कुछ छुपा रहा था? वो ना चाहते हुए भी ये बात सोचने पर मजबूर हो गई थी। दरवाजे पर रूहा को खड़े देखकर आसिर को यकीन ही नहीं आया था। वो तकरीबन भागते हुए इसके गले से आ लगी थी। वो तकरीबन 1 महीने के बाद इससे मिल रही थी। वो इसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। मुजावर भी इसके साथ ही अंदर तक आया था, लेकिन आसिर ने ना तो इसे सलाम किया था, ना ही इससे बात की थी। शकीला, मेहमान को मर्दान खाने में ले जाओ, वो कहते हुए दोबारा से रूहा की तरफ मतवज्जो हो गई थी। लेकिन मर्दान खाने में कभी भी नहीं बैठते। लेकिन ये मर्दान खाने में कभी भी नहीं बैठते। शकीला ने इसे देखते हुए जैसे इसकी मालूमात में इजाफा किया था। आज बिठा दो, कुछ नहीं होता। वो फिर से इसी अंदाज में कहती रूहा की तरफ मतवज्जो हुई थी। यार, इसे इधर ही बैठने दो, अकेले में डर जाएगा बेचारा, डरपोक है। रूहा ने इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज में कहा था। हाय अल्लाह, शक्ल से तो डरपोक नहीं लगते, शक्ल से तो मेरे मैथ के टीचर जैसे लग रहे हैं। वो भी इतने ही खरूस थे, असी ने परेशानी से कहा था, जब रूहा ने नफी में सर हिलाया। शक्ल पे मत जाओ, बेचारा बहुत ज्यादा डरपोक है। मेरा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है इसके साथ। मेरी ऊंची आवाज पर सहम जाता है। 3 दिन तक आवाज नहीं निकलती अगर मैं जरा सा डांट दूं तो। वो इसके कान में बोल रही थी, जबकि आसिर को बेसाख्ता ही इस पर तरस आया था। वो अपनी ननन से ऐसी उम्मीद कर सकती थी, लेकिन वो हट्टा कट्टा मत कहीं से डरपोक नहीं लगता था। अच्छा, फिर तुम रुको, मैं बैठा कर आती हूँ इन्हें, कहीं अकेले डर न जाए। वैसे अकेले मर्दान खाने में जाते हुए भी मुझे बड़ा डर लगता है। तुम दोनों बहन भाइयों ने डरा कर रखा हुआ है हम दोनों बहन भाई को। इसने बड़े मजे से मुजावर के साथ रिश्ता बनाते हुए इसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। आप अभी तक खड़े क्यों हैं? बैठ जाए ना प्लीज, यहीं बैठ जाएं। आपको मर्दान खाने जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ आप अकेले बैठकर क्या करेंगे? यहीं पर बैठ जाएं, थोड़ी देर में शायद साईं आ जाएंगे। फिक्र ना करें, रूहा आपको कुछ भी नहीं कहेगी। वो इसे रूहा की तरफ देखते पाकर फौरन बोली थी, जबकि वो इसकी बात सुनकर हैरान हुआ था। रूहा इसे क्या ही कह सकती थी। रूहा ने तो अपने हस्बैंड को सच में उंगलियों पर नचा कर रखा हुआ था, और शकीला कैसे बात बात में कहती थी, बीबी तुम तो शाह साईं को अपनी उंगलियों पर नचाया हुआ है। अब इसका इरादा था शकीला को बताने का कि उंगलियों पर नचाना किसे कहते हैं। भाभी, वो दरअसल मुझे आपको सॉरी बोलना था, मैं इसलिए यहाँ खड़ा था। वो इसे देखकर कहने लगा था, किस बात की सॉरी किस बात का सॉरी कहना है आपने मुझे? वो उसे देखते हुए सवाल करने लगी थी। रूहा की शादी वाले दिन कैसे टशन पशन दिखा रहा था, बंदूक लेकर आया था, इसके भाई को गोली भी मार दी थी। ऐसा लग रहा था वहां सबको मार डालेगा, और असल में रूहा से डरता था। वो इसे क्या क्या समझे हुए थी, और वो क्या निकला था। मैंने जियान पर गोली चलाई थी, वैसे तो गोली इसके बाजू को ही लगी थी। मर्द है, बर्दाश्त कर गया होगा। वो मुजावर शाह की मलकियत को अपनी मलकियत बनाने के हौफ देख रहा था।
वो मुजावर शाह की मलकियत को अपनी मलकियत बनाने का ख्वाब देख रहा था। इतनी सजा तो बनती थी इसकी। लेकिन मैं आपसे सॉरी जरूर बोलना चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, इसके लिए माजरत। मुजावर भाई, मुझे नहीं पता मर्द क्या बर्दाश्त कर सकते हैं और क्या नहीं, लेकिन आपने मेरे भाई को गोली मारी थी और इस बात के लिए मैं आपको माफ नहीं कर सकती, और ना ही मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं अपने भाई की तकलीफ को नजरअंदाज कर सकूं। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे घर के मेहमान हैं और रूहा के शोहर भी हैं। इस हवाले से आपकी इज्जत करना हमारा फर्ज भी है और मजबूरी भी। आप बैठे, थोड़ी देर में शाह साईं आ जाएंगे। वो कहकर रूहा की तरफ बढ़ गई थी, जबकि मुजावर भी वहीं सोफे पर बैठ गया था। रूहा को लेकर एक कमरे में घुस चुकी थी। न जाने दोनों में क्या बातें चल रही थी। वो बाहर बैठा बैठा चाह सा बोर हो रहा था। वो यहाँ आया ही क्यों था? अगर शाबिर को मनाकर अपने साथ लेकर जाना इतना ही जरूरी था तो बड़े अब्बा खुद ही आ जाते। इसे क्यों बेकार में यहाँ भेज दिया था? वो वहीं सोफे पर लेटे हुए शाबिर के आने का इंतजार करने लगा था, जबकि इसे अंदाजा भी नहीं था कि अंदर इसकी बीवी इसकी बुज़दिली के न जाने कौन कौन से किसे कहानियां सुना रही है। अगर इसे जरा सा भी अंदाजा होता कि इसकी जात इस तरह से डिस्कस हो रही है तो वो यहाँ कभी भी नहीं आता था। वो दोनों ऐसे अंदर गायब हुई थी कि वापस कभी भी बाहर आने का इरादा ही न रखती हो। वो वहीं सोफे पर लेटे लेटे ही नींद में उतर चुका था, जब अचानक ही किसी ने इसके मुंह पर ठंडे पानी से भरा हुआ जग उड़ेला था। इससे पहले कि वो सीधा होते कोई इंतकामी कार्रवाई करता, शाबिर ने एक जोरदार मुक्का इसके मुंह पर मारते से जमीन बोस किया था। शाबिर मुसलसल मुजावर के चेहरे पर वार कर रहा था, कभी थप्पड़, कभी गुस्सा, कभी मुक्का रफ्तार से आ रहे थे। उसके चेहरे का नक्शो निकाल बिगाड़ रहे थे। जब इन दोनों का शोर सुनते हुए रूहा और अस्सी तेजी से कमरे से बाहर आई थी। शाह साईं, आप क्या कर रहे हैं? छोड़े। मुजावर की हालत बिगड़ते देखकर अस्सी तेजी से आगे आई थी। पीछे हट जाओ, अस्सी में से जान से मार डालूंगा। आज ये मेरे हाथों बच नहीं सकता। इसकी मौत तो मेरे ही हाथों लिखी हुई है। ये यहाँ आज मरने के लिए ही आया है। नहीं, प्लीज आप इन्हें छोड़ दें। क्यों इतने तशद्दुद पसंद बन रहे हैं? शाह साईं, क्या हो गया है आपको? प्लीज छोड़ दें, इनको तकलीफ हो रही है। शाबिर ने अपने हाथ को इसके गिर्द बहुत सख्ती से बांधा हुआ था। वो यकीनन इसे लम्हे में खत्म कर देने का इरादा रखता था। इस वक्त शाबिर का गुस्सा बता रहा था कि आज वो शाबिर के हाथों जिंदा नहीं बचने वाला। मैं इसे जार से मार डालूंगा। ये मेरे हाथों आज जिंदा नहीं बच सकता। कोई मेरे और इसके बीच में नहीं आएगा। अगर कोई इसके लिए हमदर्दी दिखाएगा तो वो मेरी तरफ से फारक है। इसने रूहा को देखते हुए कहा था, जिसके चेहरे पर किसी तरह के कोई तासरात नजर नहीं आ रहे थे। वो तो अपने नाखूनों को दांतों से कुतरने में मसरूफ थी। अरे, जिसको देखकर बोल रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मेरी मौत का इंतजार कर रही है। मेरी बेवा मेरी ही मैयत पर बिरयानी ठूस रही होगी। वो अफसोस से बोला था, जबकि यासीन ने एक दफा फिर से हैरानगी से रूहा की तरफ देखा था, जो इसके देखने पर कंधे उचका गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सचमुच में मुजावर की टपकने का इंतजार कर रही हो। अरे, कैसी बेशरम बीबी हो तुम! तुम्हारा शोर मार खा रहा है, तुम यहाँ खड़े होकर नजारे कर रही हो। रोको, इन्हें बचाने की कोशिश तो करो। इसने रूहा को शर्म दिलाने की कोशिश की थी। रूहा, मैं तुमसे कह रही हूँ, नाहन खाना बंद करो, गंदी आदत होती है ये। वो इसका हाथ मुंह से निकालते हुए दुहाई देने लगी तो रूहा की आंखों में अचानक ही मोटे मोटे आंसू आने लगे थे। शाबिर भाई, प्लीज छोड़ दें इन्हें, ये मर जाएंगे। ये आपकी बहन के शोहर को जान से आपके अपनी बहन के शोहर को जान से मार डालेंगे। प्लीज प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। ऐसा मत करें, खुदा के लिए मत करें। वो मेरे शोहर हैं, जैसे भी हैं, जो भी हैं, हमारा रिश्ता जिन भी हालात में जुड़ा हो, लेकिन ये आपकी बहन का शोहर है। ये इंसान, प्लीज आप यूं ना करें, मेरा सुहाग है ये। रूहा इसे देखते हुए आगे बढ़ती शाबिर के हाथ पर अपना हाथ रख चुकी थी। मुजावर ने एक नजर इसकी आंखों से बहते आंसू देखे थे। न जाने क्यों अंदर कमीनी सी खुशी हो रही थी। इसकी बीवी इसकी खातिर अपने भाई की मिन्नतें कर रही थी, इसकी खातिर आंसू बहा रही थी। मुजावर को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में है। पीछे हट जाओ रूहा, आज ये आदमी मेरे हाथों से बचेगा नहीं। इसने जो किया इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। इसे पता तो चलना चाहिए कि ब्लैकमेलिंग से रिश्ते नहीं बनते। इसे पता तो चलना चाहिए कि ब्लैकमेलिंग से रिश्ते नहीं बनते। मैं इस इंसान को आज खत्म कर दूंगा। ये मेरे हाथों जिंदा नहीं बचेगा। इसने जो किया इसकी सजा मैं इसे जरूर दूंगा। और रूहा को पीछे धकेलते हुए बोला था। हाँ, लेकिन इसके आंसू ने इसे भी हिलाकर रख दिया था। वो इस आदमी के लिए रो रही थी जिसने इसके साथ जबरदस्ती रिश्ता जोड़ा था। भाई, मैं मानती हूँ इन्होंने जो भी किया वो गलत था, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो भी तो सही नहीं है। ये मेरे शोहर हैं। अब जैसे भी है, मेरा इनके साथ बहुत गहरा तल्लक बन चुका है। मैं इन्हें इस हालत में नहीं देख सकती। प्लीज छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। रूहा सचमुच में शाबिर के आगे हाथ जोड़ गई तो शाबिर ने एक झटके से मुजावर का कंधा पीछे को झटका था। वो सोफे पर गिरते गिरते बचा था। फिर अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए इसने एक दफा फिर से रूहा को देखा था, जो हैरत से शाबिर को देख रही थी। इसके अंदाज में अजीब से ये बेयकीनी थी और इसके एक्सप्रेशन मुजावर को भी समझ नहीं आए थे। अरे, ये क्या छोड़ दिया? इसने बेयकीनी से अरे, ये क्या छोड़ दिया? इसने बेयकीनी से शाबिर को देखा था, जबकि शाबिर ने इसे घूरा था। खुद ही तो इसके लिए रो रही थी, अब छोड़ दिया था तो इसकी आंखें दिखा रही थी जैसे शाबिर ने कोई गुनाह कर दिया हो। हाँ, तो खुद ही तो कह रही थी कि छोड़ दो, तो छोड़ना ही था ना। इतना रो रही थी इसके लिए तो मैं क्या करता? आप ड्रामे कर रही हो। शाबिर को गुस्सा आया था। पहले इसके लिए आंसू बहा रही थी, अब बेयकीनी से इसे देख रही थी। अरे यार, मैं तो बस ऊपर ऊपर से दिखा रही थी कि मुझे फिक्र है। आपने तो छोड़ ही दिया। इस बंदे ने आपकी बहन के साथ जबरदस्ती निकाह किया है। आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं इसे? मारे, ठीक से मारे, हड्डियां तोड़ दें। मेरा शोहर है तो क्या गलती? मेरा शोहर है तो क्या हुआ? गलती तो की है ना, गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए। मैं तो बस इसलिए रो रही थी ताकि ये बाद में ये ना कहे कि मैं इसे मार खाते देखकर खुश हो रही थी। ये अलग बात है कि मुझे खुशी हो रही है, लेकिन इसे
ताना मारने का मौका तो नहीं दे सकती थी ना मैं। वो शाबिर को वजह देते हुए बोली तो वो इसे देकर रह गया था। इस लड़की से किसी अच्छी चीज की उम्मीद करना ही बेकार था। वो इसे मार खाते देकर खुश हो रही थी और वो बेचारा ये समझ बैठा था कि रूहा को इसकी फिक्र है। यार लानत है ऐसी शादीशुदा जिंदगी पर। मारो मुझे, मार ही डालो, मुझे मर ही जाना चाहिए। ये बीवी है मेरी जो मुझे मार खाते देकर खुश हो रही है, और मैं इसके नाटक को देखकर ये समझ बैठा था कि इसे मुझ पर तरस आ रहा है। यार साले, मार ही डालो मुझे। क्या जिंदगी सोची थी और क्या निकली। इस औरत ने जिंदगी का कोई एक पल भी मुझे खुशी से नहीं जीने दिया। मार मुझे, मुंह तोड़ दे मेरा, दांत तोड़ दे मेरी, सारी हड्डियां तोड़ दे, मुझे जिंदा मत छोड़। वो जावत जज्बाती होता है, इसका हाथ हमें जबरदस्ती अपने मुंह पर मारने लगा था। लगता है मैंने मूड खराब कर दिया अपने भाई का। अच्छा सॉरी, अब मैं नहीं रोऊंगी, प्लीज मारो, मारो ना। रूहा बोली थी जबकि वो हाथ झटकता सोफे पर बैठा था। असीर को तो इन तीनों की कोई बात समझ में ही नहीं आ रही थी। क्या पागलपन मचा रखा था। शाबी ने मारना था या नहीं, इसे समझ में नहीं आ रही थी। कुछ खिलाया पिलाया है इसको, जो है जैसा भी है इस घर का जमाई है। शाबी ने आसिर की तरफ देखते हुए सवाल किया था। शाह साईं, ये सो रहे थे, मैं चाय लाकर गई थी। शकीला जो सो सुनकर किचन के दरवाजे पर खड़ी थी ऊंची आवाज में बोली थी। हाँ ठीक है, इसकी कोई खिदमत का इंतजाम करो। अब मुंह उठाकर आ ही गया है तो पूछना तो पड़ेगा ही। आखिर इस घर की बेटी का शोहर जो है। शाबी ने उंगली के इशारे से इसे बैठने का इशारा किया था, जबकि वो अपनी शर्ट का बटन जमीन से उठाता इसके सामने सोफे पर बैठा था। जब रूहा भी इसके साथ ही आकर बैठी, इसकी हालत देखकर लब दबाने लगी थी। हंस लो, बड़ी खुशी हो रही है ना, अंदर लड्डू फूट रहे हैं। जान गया हूं मैं, वो इसे गुस्से से घूर कर बोला था, जबकि रूहा खिलखिलाकर हंसी थी। इसकी खिलखिलाहट पर शाबिर के लब भी हल्के से मुस्कुराए थे। जब इसने करीब खड़ी आसिर को अपने पास बैठने का इशारा किया, वो दोनों कहीं से भी किसी तरह की जबरदस्ती के जोड़े रिश्ते का मुजाहिरा नहीं कर रहे थे। रूहा की खिलखिलाहट बता रही थी कि वो अपने इस रिश्ते को कबूल कर चुकी है। शाबिर के अंदर एक सुकून सा उतर गया था। इसकी बहन खुश थी, इसे भला और क्या चाहिए था। नायरा बाहर बैठी अद्दू को अपनी गोद में लिए हुई थी। जब मोमिश अंदर दाखिल होता है, एक लम्हे सिर्फ इसे देखता बड़े अब्बा के कमरे की तरफ जाने लगा था। इसे इस तरह से गुस्से में बड़े अब्बा के कमरे की तरफ जाते देखकर नायरा को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई थी। मोमरश, मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हारे रूम में आने वाली थी रात को कि माँ बेगम के सर में दर्द हो गया। उन्होंने मुझे बोला कि मैं इनके सर की मालिश कर दूँ। बाबा कमरे में नहीं थे तो मैं इन्हीं के पास लेट गई। मेरा इरादा थोड़ी देर के बाद वापस अपने कमरे में आने का था, लेकिन ना जाने कब मेरी आंख लग गई। मैं कसम खाती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कोई चीटिंग नहीं की। प्लीज तुम्हारे बड़े अब्बा के कमरे में मत जाओ फिलहाल। प्लीज रुखसती की कोई बात मत करो। प्लीज मैं अपना वादा निभाऊंगी, आई प्रॉमिस यू। मैं आज रात तुम्हारे कमरे में आऊंगी। वो बेचैनी से इसके सामने करीब बोल रही थी, जबकि इसके अंदाज पर वो अपनी हंसी दबाता अद्दू को आहिस्ता से इसके हाथ से ले चुका था, क्योंकि इसे ठीक से अद्दू को उठाना नहीं आता था। नहीं नायरा बीबी, मैं तुम्हारी किसी वादे पर अब यकीन नहीं कर सकता। यकीन के काबिल तुम बिल्कुल भी नहीं हो। आज रात तुम मेरे कमरे में आओ या ना आओ, लेकिन मैं बड़े अब्बा के कमरे में जरूर जाऊंगा। बस बहुत डील दे ली है तुम्हें, अब जो होगा जो मैं चाहूंगा। हो गई तुम्हारे पेपर्स, हो गई पढ़ाई, अब अच्छे बच्चों की तरह बीवी बनने की प्रैक्टिस करो। वो नरमी से इसके गाल थपथपाता अद्दू को लेकर बड़े अब्बा के कमरे की तरफ चला गया था, जबकि वो बेचैनी से उंगलियां चटकती इसके पीछे ही अंदर आई थी। मिस्टर बड़े अब्बा, आप इस तरह से कैसे लेटे हुए हैं, जानते नहीं हैं यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं आपको हेलो हाय करने के लिए। देखें कितना बड़ा हाथ है हमारा, जल्दी से उठकर हमारे साथ खेले, वरना हम ये मुक्की मारकर आपके दांत तोड़ देंगे। वो अद्दू का हाथ थामते हुए हवा में लहराता इसे बड़े अब्बा की गोद में लटा चुका था, जिसे फौरन अपने बाहों में थामते हुए उसके नाजुक से गालों पर झुक गए थे। हमारा मासूम बच्चा, हमारा प्यारा सा गुड्डा, हमारी गुड़िया। वो नरमी से अपने साथ लगाते प्यार करने लगे थे, जबकि वो इनके साथ ही बेड पर बैठ गया था। इसके पीछे पीछे ही नायरा भी अंदर दाखिल हुई थी। अरे वाह, आज तो और भी बड़े बड़े लोग आए हैं, हमारे कमरे का रुख कर चुके हैं। जरा पूछो पड़ाकू बीबी से इनको कैसी याद आ गई बूढ़े दादा की। उन्होंने नायरा को देखते ही तेज तंज छोड़ा था। वो कितने ही दिनों से इनके कमरे की तरफ नहीं आई थी। सोरे बड़े अब्बा, मेरा तो कल भी आने का इरादा था, लेकिन आप जल्दी सो गए। फिर मैं माँ बेगम के पास चली गई। आपको पता है ना, कल रात इनकी तबीयत खराब थी, इनके सर में बहुत ज्यादा दर्द था। मैं इनके बालों में तेल लगाकर मालिश करने लगी थी, फिर मैं वहीं पर सो गई। वो बड़े अब्बा को जैसे अपनी बात का गवाह रखना चाहती थी। मोमरश को इसकी मासूमियत पर प्यार आया था। माँ बाप की खिदमत को गिनते नहीं है लड़की, अल्लाह पाक ने तुम्हें बनाया है वालिदैन की खिदमत करने के लिए। अगर अपनी माँ की थोड़ी सी खिदमत कर दी तो बार बार जता क्यों रही हो। गलती से अगर इसका सर दबा ही दिया है तो इसके सर में तेल की मालिश कर ही दी है, तो बस अपनी नेकी को खुद पर रखो, अल्लाह पाक जजा देगा। वालिदैन की खिदमत का बड़ा सवाब है। वो इसे देखते हुए बोले थे, जबकि मोमरश सर झुकाकर हल्का सा मुस्कुरा दिया था। अच्छा हुआ मोमरश तुम यहाँ आ गए, हमने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है रुखसती के हवाले से। देखो अब नायरा के पेपर्स तो हो ही चुके हैं और काका की सालगिरह आ रही है, तो शादी की तैयारी शुरू कर दो। वो जहाद अपनी बात से पीछे हटने को तैयार बिल्कुल भी नहीं था। वो हर कीमत पर काका की रुखसती चाहता है, और मैं भी नायरा की शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। बहुत होगी पढ़ाई, अब घरदारी करने का वक्त आ गया है। अगर काका की रुखसती हम कर रहे हैं तो इसकी क्यों नहीं। माशाल्लाह से 22 साल की हो चुकी है, इस साल ये भी अब बच्ची नहीं है। बड़े अब्बा ने अचानक ही बात का मौसू बदल दिया था, जबकि नायरा ने एक नजर मोमरश को देखा था, जिसके चेहरे पर किसी तरह के कोई तासरात नहीं थे। आपकी मर्जी है बड़े अब्बा, आप जो फैसला करना चाहें कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। आपका हर फैसला सर आंखों पर। बाकी आप एक दफा नायरा से पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे लिए ये रिश्ता एक दूसरे की मर्जी और खुशी पर डिपेंड करता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी मनखुआ की हर ख्वाहिश पूरी करूँ। यह अलग बात है कि इसकी नजर में शायद मेरी कोई ख्वाहिश अहमियत नहीं रखती। मैं अपने इस रिश्ते को जोर जबरदस्ती की नजर नहीं करना चाहता। अच्छा लगता, बाकी आप बेहतर समझते हैं। वो उठ कर खड़ा हुआ था। मोमरश, में सच कह रही हूँ, रात को माँ बेगम की तबीयत खराब थी, इसने फिर से सफाई दी थी।
और ये क्या चल रहा है यहाँ, कोई मुझे भी बताएगा। नायरा के चेहरे की बेचैनी पर बड़े अब्बा भी पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। कुछ नहीं बड़े अब्बा, बस ऐसे ही मैं चलता हूँ, वो कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि नायरा भी फौरन इसके पीछे ही उठकर बाहर आई थी। लेकिन वो रुका नहीं, बल्कि बड़े अब्बा के कमरे से निकलते ही वो मेन एंट्रेंस से बाहर निकल गया था। नायरा पीछे से इसे पुकारती रह गई थी, लेकिन इसने इसकी किसी प्रकार को बिल्कुल भी अहमियत ना दी थी। वो बाहर निकलते ही बड़े मजे से पीछे मुड़कर देखता, खिलखिलाकर हंसा था। और ये बड़ा खुश नजर आ रहा है, हैरियत तो है ना। वारदी से हंसते हुए देखकर इसके पास से रुका था। यरमान भी वहीं पर था। आजकल इसका घर आना जाना कम हो गया था, वो ज्यादातर शहर में गुजार रहा था। आज भी वो पूरे एक हफ्ते के बाद घर वापस आया था। जब से काका ने वो अल्फाज कहे थे वो तकलीफ में था। हवाइश जिसे इतना गलत समझती थी वो ये सोच भी नहीं सकता था। वो इसकी पाक मोहब्बत की तौहीन कर गई थी और ये तौहीन वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि वो हवाइश का मुंह तोड़ दे जिससे इसने इसकी मोहब्बत को गाली दी थी। इसने इस दिन के बाद से हवाइश का सामना करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। एक ही घर में रहते हुए ये तकरीबन नामुमकिन बात थी, इसलिए वो अपने किसी केस के सिलसिले में शहर की तरफ निकल गया था। आज भी माँ बेगम की तबीयत का सुनकर घर वापस आया था। अरे अक्का कुछ नहीं, बस दूल्हा बनने जा रहा हूँ, इसी बात की खुशी मना रहा हूँ। वो इसके साथ ही सोफे पर बैठते हुए कहने लगा था, बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे तो पता ही नहीं कि तू दूल्हा बनने पर इतना ज्यादा खुश हुआ है। मैं तो सोच रहा था कि दूल्हा इस तरह की शक्ल लटका कर रखता है, क्योंकि तू अकेला दूल्हा हरगिज नहीं बन रहा, ये जनाबी दूल्हा ही है। लेकिन जो खुशी तेरे चेहरे पर नजर आ रही है उनके चेहरे पर कहीं भी जाहिर नहीं हो रही है। हालांकि मोहब्बतें तो ये अपने दिल में छुपा कर बैठे हैं। भारत ने अरमान को देखते हुए कहा, जो काफी दिनों से खामोश सा था। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं भी खुश हूँ, बस लंबा सफर तय करके आया हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी बेजारी सी हो रही है। जा रहा हूँ अंदर आराम करने के लिए, फिर मिलता हूँ तुम लोगों से। वो फौरन वहां से उठकर गया था। मोमर्श इसका बहुत अजीज और करीबी दोस्त था। वो जानता था मोमर्श बात निकलवाने में माहिर है, और वो मोमर्श को नहीं बताना चाहता था कि इसकी बहन ने किस तरह से इसका दिल दुखाया, इसलिए वो फौरन ही उठकर अंदर की तरफ चला गया था। लेकिन इसके इस तरह से जाने पर मोमर्श को कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। वो अंदाजा लगा चुका था कि अरमान इससे कुछ छुपा रहा है। अरमान का इरादा अपने कमरे की तरफ जाने का था। जब जनान खाने में दाखिल होते ही इसे शोर शराबे की आवाज सुनाई दी थी। नायरा और काका दोनों लड़ने की आवाजें बड़े अब्बा के कमरे से आ रही थी। मौजू अदू ही था, वो दोनों से उठाना चाहती थी, जबकि बड़े अब्बा इन दोनों को ही बची देने का इरादा नहीं रखते थे। इसका इरादा था बड़े अब्बा को सलाम करने का। अगर वो ऐसा ना करते तो वो नाराज हो जाते, लेकिन हवाइश के वहां रहते हुए इसका इस कमरे में कदम रखने का दिल नहीं चाह रहा था। इस लड़की को अपने लफ्जों पर जरा भी अफसोस नहीं था। इसे एहसास तक नहीं था कि वो इसे क्या बातें कर चुकी है, या शायद इसकी ये बातें कोई अहमियत ही नहीं रखती थी, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, या शायद ये सारी बातें इसके दिमाग में डाली नहीं गई थी, बल्कि इसने खुद ही ये सब कुछ सोचा था। इसने अपने ही दिमाग से इसे सोचकर बात इसने अपने ही दिमाग में इसे लेकर सोच बदल ली थी। लेकिन जो भी था, अब रिश्ता बदल तो नहीं सकता ना। वो इसका शोहर था, इस पर हक रखता था, वो कुछ भी कहे। लेकिन अब हकीकत यही थी कि और इस हकीकत को हवाइश को हर कीमत पर कबूल करना था, क्योंकि मजीद चंद ही दिनों में इनकी रुखसती होने वाली थी। और वजह चाचा बिल्कुल सही कहते थे। इससे बेहतर हवाइश को इसका रिश्ता मतलब इससे बेहतर हवाइश को इस रिश्ते का मतलब और कोई नहीं समझा सकता था। वो गहरी सांस लेते बड़े अब्बा के कमरे की तरफ कदम बढ़ा चुका था। वो कमरे में दाखिल होता इससे पहले कि कोई चीज इसे टकराया था। आंखें बंद करके चलती हो क्या, तुम नजर नहीं आता? और ये क्या हर वक्त उछल कूद करके रखती हो? छोटी बच्ची नहीं हो तुम। कुछ ही दिनों में रुखसती होने वाली है, अपना दिमाग ठिकाने पर रखो, जाओ जाकर अपनी हालत सुधारो और बड़ी चादर लेकर आओ। शादी का लहंगा लेने चलना है। अगले कुछ दिन जरूरी काम सर अंजाम देने में मेरा 1-2 केसेस चल रहे हैं। शायद शादी से पहले वापस नहीं आ सकूंगा, इसलिए अपनी जिम्मेदारियां निभाकर जाऊंगा। 5 मिनट में तुम्हारे पास, जल्दी से वापस आओ। वो बेहद सख्ती से बात कर रहा था। बड़े अब्बा इसके लहजे पर परेशान हुए थे, जबकि हैरान तो नायरा भी रह गई थी। आज से पहले इसने कभी काका से इस तरह से बात नहीं की थी। मुझे आपके साथ नहीं जाना, इसके लहजे पर वो कर बोली थी। मैंने तुमसे पूछा नहीं है कि तुम्हें चलना है या नहीं। 5 मिनट है तुम्हारे पास, वरना इसी हालत में लेकर जाऊंगा। नखरे दिखाना बंद करो, जो कहा है वो करो। बच्चों जैसी हरकतें करने वाली उम्र गई या बड़ी हो चुकी हो तुम। टाइम नहीं है मेरे पास हमारी फजूल की ड्रामेबाजियों का, जल्दी करो, वरना शादी वाले दिन घर के लिबास में बैठना होगा, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हें शादी का कुछ और कोई नहीं लेकर देगा, और ना ही किसी और को लेने दूंगा। वो चुटकी बजाता हुआ बोला तो इसके लब और लहजे पर काका की आंखों में आंसू आ गए थे। इसके दिन पर वो उसे थप्पड़ मार रहा था और आज हुक्म दे रहा था वो भी इसी लहजे में, काका मेरा बच्चा जाओ, तुम तैयार होकर आओ, मैंने ही इसे बुलाया है तुम्हें शॉपिंग पर ले जाने के लिए। यरमान आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बड़े अब्बा से देखते हुए बोले थे तो वो इनकी तरफ बढ़ गया था, जबकि नायरा काका को लेकर कमरे से बाहर निकल गई थी।